हेलो एवरीवन, दिस साइड गौरव बठेजा एंड आप सबका स्वागत है सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो गाइज आज हम लोग मिल रहे हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ आवर वेरी ओन बेस्ट टेस्ट सीरीज ऑफ इंडिया फॉर नीट, दैट इज बायोकेम टेस्ट सीरीज। और उसका पेपर नंबर है सेकंड, टॉपिक है बायोमोलिक्यूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई विल ट्राई, मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे एक बार रिफर्निश कर दूंगा। आपका एक रिवीजन टाइप ऑफ मटेरियल आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ साथ। So without wasting any second, let's move further. First question, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% बच्चे आप जानते हैं इस टेबल को इग्नोर करते हैं, इसीलिए हमने क्वेश्चन दिया है। बट एट द सेम टाइम हमने कोशिश की है कि आप इसका आंसर इजीली निकाल लें। बट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्वेश्चन में देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन का आपको मिश्र दिया रखा है, मैच करना है, कंपैरिजन है अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन जो ह्यूमन बॉडी में है वो 65% होती है। एक ही ऑप्शन है जब आप इसको देख पाओगे 65, विच इज फर्स्ट। बहुत इजीली आप आंसर कर लोगे। बट जो मेरा मेन गोल है कि आप अभी जाएं एनसीईआरटी खोलें, वहां पे स्टार मार्क करें कि ये जो टेबल है वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखना, नई एनसीईआरटी में इस टेबल में हाइड्रोजन का डेटा अगर किसी ने अभी तक नहीं बदला है तो बदल लेना। पुराने एनसीईआरटी में रजब 0.5 था, नई एनसीईआरटी में हाइड्रोजन में डेटा है 9.5, ठीक है ना। तो इसको बेटा चेंज कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं कर रखा है तो। मकसद हमारा सिंपल है, आप ये टेबल देखें। बाकी नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम होती है, ह्यूमन में 3.3% है, कार्बन 0.03 एंड सिलिकॉन नेग्लिजिबल है ह्यूमन के अंदर, बट सॉइल तो सिलिका होती है काफी ज्यादा, 27.7 अप्रोक्सीमेट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, राइट। तो ये क्वेश्चन आपकी रिवीजन, प्लीज अगर आपने नहीं करा तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो और उस टेबल को एक बार देखो अच्छे से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन दिया है, फाइंड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट ढूंढने हैं अपने को रजे फ्रॉम द गिवन बिलो स्टेटमेंट्स, ठीक है। देखते हैं हम। पहला बोल रहा है कि अमीनो एसिड्स आर ढूंढनी करेक्ट है ना। ये इस क्वेश्चन पेपर से आपको हमने फाइंड करेक्ट नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट्स देके हमने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि एग्जामिनर इस तरह से भी आपको अप्रोच कर सकता है। तो आपको पहले ही अंडरलाइन कर लेना है, गोला मार लेना है कि मुझे पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ठीक है। अब करेक्ट है तो अपन यहाँ पे करेक्ट से ही करते रहेंगे, उसके आंसर आ जाए करते करते। पहला बोला अमीनो एसिड्स आर इनऑर्गेनिक, यही ये क्वेश्चन गलत हो गया। स्टेटमेंट देखने की नीड ही नहीं है, क्यों? अमीनो एसिड ऑर्गेनिक है, कार्बन है, तो ये गलत। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ऑर्गेनिक होता है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिल ग्रुप ओनली। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड आर ग्रुप। यहाँ पे आर ग्रुप मिसिंग है और ओनली और लिख दिया, तो स्टेटमेंट गलत। तीसरा है ऑयल हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू फैट। बिल्कुल सही है, इसीलिए जो ऑयल्स हैं दे आर फॉर्म इन लिक्विड जब आप सर्दियों में देखते हो, जबकि जो फैट्स हैं वो जम जाती हैं। तो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है मोस्ट एबंडेंट केमिकल, अगर एक सेल में बात की जाए तो वाटर है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। 70 to 90% तक पानी होता है एक सेल के अंदर। GLUT4 इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द सेल, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल आएगा और यहाँ पर आउटसाइड दे रखा है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया है, करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट मेरे पास है एक और एक, दो स्टेटमेंट। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस स्टेटमेंट। तो ऐसे पहले ही आप अप्रोच कर लो। जब आप फर्स्ट पॉइंट से अप्रोच बनाते तो अपने क्वेश्चन करने की, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप वहां पर एरर नहीं करोगे। पेपर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और प्लस एट द सेम टाइम आपके डुएबल पेपर है, भी आप करो बहुत इजीली, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो। प्लस गलतियां भी छोटी मोटी होने के चांस है, उन जो आप गलती करो उसको एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट रिवीजन। इसके बाद फिजिक्स इको जब करोगे तो उसमें भी आपको इस बार पता है कि इस बार प्लस पॉइंट, उसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों आ रही है, फिर दंगल दोगे। तो आज से अपन अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने लग जाएंगे तो फ्यूचर में हमसे कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती हमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एआर बेस हर कैटेगरी है, डायग्राम, एआर, स्टेटमेंट, काउंटिंग, एवरी फिल इन द ब्लैंक्स, हर कैटेगरी इंक्लूड कर ली है अपन ने, ताकि कोई गलती होने के चांस ना रहे। सेल्यूलोज के लिए आयोडीन टेस्ट नेगेटिव है, बिल्कुल, क्योंकि सेल्यूलोज हेलिक्स नहीं बनाता, इसलिए आयोडीन होल्ड नहीं कर सकता। एसरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो थर्ड ऑप्शन या थर्ड क्वेश्चन में आंसर आएगा फर्स्ट, राइट।
नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट है, ये कुछ आपने देखा होगा कुछ पिछले अटेम्प्ट्स में, ये जो कैटेगरी है क्वेश्चन की ये बहुत फेमस हुई है कैटेगरी, पहले इतनी नहीं कैटेगरी आती थी, लास्ट 3-4 अटेम्प्ट से ये कैटेगरी बहुत फेमस है। 2 स्टेटमेंट वाला अप्रोच बहुत अच्छा अप्रोच है। तो देखते हैं, इसने बोला द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इज वेरी स्लो, ये सही है, 500 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, ये तो पूर्णतः गलत है क्योंकि यहाँ पर 200 मॉलिक्यूल्स पर आर की स्पीड होती है, बहुत स्लो रिएक्शन की। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो इस फॉर्मेशन को 10 बिलियन टाइम बढ़ा देता है, 10 बिलियन टाइम से। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि 10 मिलियन टाइम आएगा, बिलियन नहीं आएगा। तो आप देख रहे हो मतलब अपन ने बहुत ज्यादा कंडेंस स्टेटमेंट्स में छोटी छोटी गलतियां कराने की कोशिश करी है, और अगर आप ये गलतियां कर रहे हो, देखो आप नहीं कर रहे, वेल एंड गुड है, आप पीवाईक्यू पे होल्ड रखो, एनसीईआरटी कर पढ़ो, एंड यू आर वेरी रेडी टू फॉर द नेक्स्ट सीरीज एंड यू आर रेडी फॉर नीट। बट अगर आप ये छोटे मोटे एरर कर रहे हो तो इनको रेक्टिफाई करो। आप ये देखो कि एनसीईआरटी के डीप से जब क्वेश्चन बनेगा तो ऐसी गलतियों के चांस बहुत ज्यादा है, तो अपने को उससे बचना है। और जैसा पेपर का ट्रेंड लग रहा है लास्ट ईयर को देख के, पेपर कॉन्सेप्चुअली आएगा, तो व्हाई वी शुड गो टू द मिस्टेक पार्ट, है ना। तो अपने को गलती करनी ही नहीं है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रखा है, एंजाइम से एनसीईआरटी वाले को लगाव है, एंजाइम से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंजाइम कितनी क्लासेस में बांटे होते हैं। देखो एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लास, OTH, LIL, सीक्वेंस आप सब जानते हैं, ऑक्सीडोरेक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज और लाइगेज। तो ये 6 क्लास हैं, हर क्लास में 4 से 13 सब क्लास होती हैं, अपन सब जानते ही हैं। और एंजाइम का जो नाम है, वो जो नंबर है वो कितने डिजिट का होता है, वो 4 डिजिट कोड है एंजाइम के लिए। तो आंसर विल बी 4 डिजिट कोड। तो अपने पास जो ऑप्शन आएगा करेक्ट, दैट विल बी 6 क्लास हैं, 4 से 13 सब क्लास हैं और 4 डिजिट का नंबर है। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कॉलम 1 की मैचिंग कॉलम 2 से फिर कॉलम 3 से करके आपको एक करेक्ट ऑप्शन देना है, मतलब लेंथी करने का क्वेश्चन को ट्राई किया है ताकि आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो। एग्जामिनर यही सब चीज तो करेगा बेटा, कि बायोलॉजी में एग्जामिनर अब आउट ऑफ द बॉक्स जाके तो क्या ही पूछेगा आपसे, कोई पूछ भी लेगा तो एक आध क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, बट मेनली वो आपसे एनसीईआरटी में ही ऐसी अप्रोच डेवलप कराने की ट्राई करेगा कि आप उसी बुक के क्वेश्चंस में ही गलतियां करोगे सिंपल क्वेश्चन में। मैंने यहाँ पे क्या ट्राई की है, हमने यहाँ पे क्या कोशिश करी है कि एक ही क्वेश्चन में आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले ली हमने, ताकि अगर आपकी एक भी इंफॉर्मेशन कहीं मिसमैच हो गई, कहीं मिस आउट हो गई, आपके दिमाग से आउट हो गई, तो आप एरर कर दोगे। और वही एग्जामिनर का मेन मकसद है, क्योंकि हम सब बहुत पहले से जानते हैं कि नीट इज नॉट एन एग्जामिनेशन ऑफ सिलेक्शन, इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन। एग्जामिनर वांट टू रिजेक्ट यू, दे डोंट वांट टू सिलेक्ट यू, एंड वी वांट टू गेट यू सिलेक्टेड, राइट। चलिए प्रोस्थेटिक ग्रुप, अब पहला कॉलम में अपने को मिल गया प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। अब इनमें से कॉलम सेकंड में देखते हैं क्या मैच हो सकता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, गलत। मेटल एक्टिवेटर बनाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ऑर्गेनिक होता है, टाइटली बाउंड होता है, करेक्ट प्रोस्थेटिक के लिए। तो ए से तो आएगा सेकंड, ये श्योर है। PQR में देखते हैं, एग्जाम्पल मैच करने हैं। नियासिन फॉर NAD NADP, दिस इज कोएंजाइम। हीम फॉर peroxidase, हीम इज अ का प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो A2Q, राइट। ऐसे ही B से लगाएं अगर अपन, कोएंजाइम, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक है बट एसोसिएशन इज ट्रांजिएंट, टाइट एसोसिएशन नहीं है, मतलब B से आएगा 3। और PQR में देखते हैं क्या आ सकता है। कोएंजाइम अभी बताया कि जैसे नियासिन है NAD NADP के लिए, तो यहाँ पे P आ जाएगा, तो A2Q, ये 2 ऑप्शन है, B1R B3P B3P। ओके, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है तो टाइम कंज्यूम हो सकता है, और जहां आपका टाइम एग्जामिनर ने कंज्यूम करा दिया वहां बायोलॉजी में उसकी जीत है, आप इस बात को मान लो। क्योंकि बायोलॉजी में आपको क्या करना है, बायोलॉजी में यू हैव टू बी एक्यूरेट विद स्पीड। एक्यूरेसी भी चाहिए बट स्पीड भी चाहिए, क्योंकि आपको वही टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लगा के पेपर में निकलते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। पॉलीसैकेराइड चेन में राइट हैंड बोल रहा है नॉन रिड्यूसिंग है, लेफ्ट हैंड रिड्यूसिंग है। बिल्कुल ही ये गलत बात है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड चेन में मान लो मोनोसैकेराइड है, तो आप सब जानते हैं कि जो राइट वाला मोनोसैकेराइड है
उसका 1 डिग्री कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप फ्री हो जाता है ना। तो ये या पहले जो रिंग का पहला कार्बन है उसका फंक्शनल ग्रुप फ्री है 1 डिग्री, मैंने सेलुलोज या स्टार्च इनके रिस्पेक्ट में बोल दिया, तो वो रिड्यूसिंग है। और लेफ्ट हैंड वाला कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है तो ये गलत है स्टेटमेंट। लिपिड्स आर कंसिडर्ड एज स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स, गलत। एनसीईआरटी खुद कहती है कि लिपिड स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है, वेसिकल्स के फॉर्म में मिलता है, इसीलिए एसिड इनसॉल्युबल में आता है, बट स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इनके आइडेंटिफाइबल फंक्शंस हैं और इंपॉर्टेंट रोल या नॉन रोल्स निभाते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी में। बिल्कुल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते गए जैसे अमीनो एसिड, शुगर, इनके अपनी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड, इनके फिक्स फंक्शंस हैं परफॉर्म करने के लिए। एडेनिन इज अ नाइट्रोजनस बेस व्हाइल एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोटाइड, गलत। अगर एडेनिन का नाइट्रोजन बेस ठीक है, एडेनिन का नाइट्रोजन बेस का आपको न्यूक्लियोटाइड बताना हो तो एडेनिन नाइट्रोजन बेस का न्यूक्लियोटाइड होता है एडिनाइलिक एसिड, ना कि एडिनोसिन। एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, तो ये भी गलत। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ए, बी और डी सारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओनली सी करेक्ट है। ऑप्शन में देखें तो सेकंड ऑप्शन में आप देखो ए, बी, डी इनकरेक्ट है, ओनली सी इज करेक्ट, तो इसका आंसर चला जाएगा सेकंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल के लिए सही डायग्राम पहचानना है। देखो अब इस क्वेश्चन में 110% आप बहुत लोगों का एरर किया होगा, कमेंट्स में बताना मेरे को कि कितने लोगों ने एरर किया है। अब ये देख के आपको पता लगना चाहिए आपने डायग्राम, मैंने आप हमेशा आपको क्लासरूम में एक बात हमेशा बोलता हूं, सबको बोलता हूं, जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह देख रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप उस पेज पे जाएं, सारे डायग्राम्स को देखें, राइट। ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया नहीं, पर आ नहीं सकता नहीं, ऐसा नहीं है, आ सकता है। देखो आपके सामने आ गया, आज आपके सामने आ गया क्वेश्चन, तो अब सारे एक जैसे लग रहे हैं देखने में, अब डायग्राम पे जानना है, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन मकसद आपसे यहाँ पे गलती करा ली अपन ने। अगर आपने गलती करी है, वीडियो पॉज करो, जाओ एनसीईआरटी में उसको स्टार करो, उसको देखो कि मैं कैसे पहचानूंगा कि ये यहाँ पे मैं इस लोकेशन से पहचानूंगा, मैं साइड चेन से पहचानूंगा, अपना कोई तरीका बनाओ ताकि गलती ना हो, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपसे इनकरेक्ट हुआ है तो जाओ जाकर एनसीईआरटी में देखो प्लीज। नेक्स्ट अगेन एक मैचिंग का सवाल है, कोड दे रखे हैं, देखते हैं। पहला है एलानिन, बहुत इजीली मैच हो जाएगा, अमीनो एसिड है, इस सब स्ट्रक्चर्स में अमीनो एसिड एक ही है, आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, बहुत इजी मैचिंग है, तो ए से फर्स्ट आएगा। लेकिन अगेन आप जितने दिमाग लगा रहे हो एग्जामिनर पे उतना ही दिमाग लगा रहा है, तो ए से फर्स्ट उसने 4 ऑप्शंस में कर दिया, तो ये आपको पता लगा भी और नहीं लगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट है एडेनिन, आप सब जानते हैं कि एडेनिन एंड जो गुवानिन है दे आर व्हाट, प्योरिन्स, और जो साइटोसिल, सिन, यूरेसिल और थायमिन है कट, दे आर पायरिमिडिन। अब ध्यान से देखो, जब एडेनिन, गुवानिन, प्योरिन है, फोकस करना, तो प्योरिन की स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स मिलती हैं आपको। अगर आप एक प्योरिन की स्ट्रक्चर देखो, जैसे ये बनी हुई है एडेनिन की स्ट्रक्चर, तो यहां देखो आपको यहां 2 रिंग मिलती है। पहला 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन की जो ये रिंग है, इसको बोलते हैं बेटे पिरिमिडीन रिंग। और दूसरा आप देखो 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन की जो रिंग है, दिस इज नोन एज इमिडाजोल रिंग। तो आप देखो यहां पर 2 तरह की रिंग्स मिल रही हैं, ये 2 रिंग है, एक तो पिरिमिडिन रिंग है, एक इमिडाजोल रिंग है। जबकि पिरिमिडिन जैसे यहाँ पे यूरेसिल बना के दिया उसने, फॉर एग्जांपल दिस इज यूरेसिल, यहां पर ओनली एक पिरिमिडिन रिंग ही मिलेगी, सिर्फ पिरिमिडिन्स में ऑब्वियसली, ठीक है ना, पिरिमिडिन रिंग ही मिलेगी 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन की। देखो 2 नाइट्रोजन है, 4 कार्बन की रिंग है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको साथ में दे दिया, पहचान करने का तरीका 2 रिंग और सिंगल रिंग से आप पहचान कर सकते हो। क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे मैं बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि आपको कोई डायग्राम बना के नहीं आना है, आपको तो 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढ के आना है, सिर्फ इतना काम है आपका। तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि यार डायग्राम कौन सा सही कौन सा गलत, आपके पास अपने तरीके होने चाहिए उसके, सही है। अब बीच बीच में ट्रिक्स भी देता रहूंगा, बताता भी रहूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये होल एंड सोल रिवीजन करा रहा हूँ चैप्टर का, ना कि कोई एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जितना मैं बता सकता हूँ सब बता के जाऊंगा। खैर, तो एडेनिन की स्ट्रक्चर में आपके सामने
जो मैंने अभी बताया कि आप प्योरिन देखो, तो प्योरिन आ रहा है फोर्थ वाला, तो बी से आएगा फोर्थ, एक ही ऑप्शन है। सी राइबोज, राइबोज 5 कार्बन की एल्डिहाइड शुगर है, आपके सामने बनी हुई है, 5 कार्बन की शुगर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन की शुगर है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है यूरेसिल, यूरेसिल एक पिरिमिडिन है, तो डी से 3 आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। सही है, चलिए फिर से क्वेश्चन है, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। नीचे करेक्ट और इनकरेक्ट दे रखा है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दे रखा है। ये भी एक नया ट्रेंड है, नया तरीका है, हमने दिया है, ऐसा आने के भी चांसेस हैं। आइए ये देखो, एक क्वेश्चन में मैंने क्या करा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाली सारी टेबल है आपके सामने, ठीक है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सारी टेबल बन गई आपके सामने। अब वो टेबल के फॉर्म में नहीं देखे, स्टेटमेंट के बेस में पूछ लिया, गलती होने के चांस तो है ही। अब वो अगर आपसे क्वेश्चन गलत हुआ है, जाओ टेबल पढ़ो, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, कोई डाउट है तो वीडियो चला के देखो। आओ, विनब्लास्टिन एंड कॉनेक्लेविन्स आर ड्रग्स, स्टेटमेंट इनकरेक्ट। विनब्लास्टिन करक्यूमिन ड्रग्स है, विन ए इज अ लैक्टिन, मॉर्फिन कोडीन एल्केलॉइड है नेचर में, करेक्ट है। हेब्रिन एंड रीजन विच आर टॉक्सिन्स, ये भी करेक्ट है। रबर, गम, सेलुलोज आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, ये भी करेक्ट है। नो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैन हैव इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस, ये गलत है, आपके सामने लिखे हैं बेटा, है ना, मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस कहाँ हो सकती है, मेनली जो इनका मेन बहुत सिंपल अप्रोच है, दैट इज डिफेंस। मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, ये सब डिफेंस है, हार्बिवोर्स के अगेंस्ट डिफेंस है, प्रेडेटर्स के अगेंस्ट डिफेंस है, कुछ पैरासाइट्स के अगेंस्ट भी होते हैं, कुछ प्रोटेक्शन के लिए भी होते हैं, लेकिन जनरल बात की सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस हो सकते हैं, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अमीनो एसिड, शुगर अभी बताया था मैंने, इनके आइडेंटिफिकल फंक्शंस हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करते हैं सेल में, ये तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट हुए, तो गलत। तो अगर आप देखो 1 2 3 तो गलत, 1 2 3 ही सही, तो 3 सही और 3 गलत, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये नई वेराइटी है, ऐसे भी आपसे करेक्ट इनकरेक्ट पूछो, काउंटिंग के अलावा ऐसा भी तरीका हो सकता है, सही है ना, तो ये भी एक अप्रोच आपको ध्यान रखनी है। अगेन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग ऑफ कॉलम्स, वही देखो फिर से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाली टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसलिए इससे एक और क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ है, ध्यान से देखो। पिगमेंट्स यहाँ पर क्या है, कैटेनॉइड इज अ पिगमेंट, आप जानते हैं कैटेनॉइड एंथोसाइनिन क्लोरोफिल पिगमेंट है। टॉक्सिन किसी को नहीं याद होते, तो एक तरीका याद रखना, आर्ट एक टॉक्सिन है, आर्ट मतलब एब्रिन, आर मतलब राइजिन, और टी मतलब टॉक्सिन, तो एब्रिन रीजन इज अ टॉक्सिन। लैक्टिन आप सब जानते हैं, कोनोक्लेविन ने अभी बताया था, और ड्रग करक्यूमिन, सही है, पिछले क्वेश्चन में बताया था। बस मैचिंग देखनी है, ए से, अच्छा पी क्यू आर एस है, ए नहीं है, तो पी से आएगा सेकंड, ओके, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, क्यू से आएगा फोर्थ, ओके, ये हो गया, आर से आएगा थर्ड, और एस से फर्स्ट, ठीक है, सेकंड ऑप्शन बहुत इजीली करेक्ट ऑप्शन है। बट अगेन अगर आपको टेबल नहीं आती तो पहले टेबल को पढ़ो, फिर ये सॉल्यूशन देखो, तभी समझ में आएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी मैचिंग करनी है। अब यहां मैंने क्या अप्रोच आपसे सुनवाई किया, मेरे को ये पता है कि आपको ग्लाइसिन, एलानिन, सेरिन, 3 ही तो बने हुए एनसीईआरटी में, मैंने सबने पढ़े, बट मुझे पता है कि ये आपसे जब ये 10-12 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाते हो पेज से किसी चैप्टर में या किसी पेपर में, तो आप क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो बायोलॉजी में। तो मैंने क्या करा, ए यहां लिखा तो बी यहां लिखा। आप पढ़ने में क्या पढ़ते हो, ए बी सी ऐसे पढ़ते हो, ठीक है। ये तो मैं अच्छा आदमी हूं तो मैंने बोल्ड करके दे दिया आपको, एग्जामिनर ने अगर बोल्ड करके नहीं दिया, आपने फिर भी बोल्डनेस दे दी मैंने आपको, यहाँ पे ए बी सी तीनों को बोल्ड किया, तो थोड़ा और आइडिया लग जाता कि कोई ना कोई घपला है तभी बोल्ड किया। एग्जामिनर ने मान लो बोल्ड नहीं करा तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। फिलहाल देखो ग्लाइसिन ए, तो यहाँ पे आप सब जानते हैं सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, यहाँ भी एच आएगा, सही है। सिंपलेस्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरल कार्बन नहीं होता, सब सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, तो ए से एच आएगा। जबकि बी, अगर आप ये सोचते तो गलती कर देते, बी यहाँ है, बी है सेरीन में, ठीक है ना, सेरीन में है, तो सेरीन में आप सब जानते हैं कि बी यहाँ पे क्या होगा, CH2OH, और एलानिन में CH3 होगा। ये देखो यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH2OH होगा। ऑप्शन विल बी थर्ड, द करेक्ट ऑप्शन 12th क्वेश्चन का
थर्ड आएगा। ऐसे एरर करवाने की कोशिशें आपसे करी गई है। अगेन वही स्ट्रक्चर्स वाला पेज, आपको लेसिथिन का डायग्राम दिया है, इनकम्प्लीट डायग्राम है बट दिस इज लेसिथिन। आप सब जानते हैं कि लेसिथिन में जो पूरा ये ग्रुप है दिस इज नोन एज फॉस्फेटाइडिल, और जो X यहाँ पर मैंने नहीं लिखा इससे जुड़ा हुआ ये होता है कॉलिन। तो अल्टीमेटली मैंने आपसे कॉलिन पूछा है कि इनमें से कॉलिन कौन सा है। तो अगर आप आराम से देखोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, NH ये पॉसिबल ही नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ही है जो पॉसिबल है वो है ये सेकंड। तो कॉलिन की स्ट्रक्चर मैंने आपसे पूछी है, फॉस्फेटाइडिल मैंने बना के दिया है, पूरा है लेसिथिन। सही है। तो ये भी डायग्राम वाले स्ट्रक्चरल से क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल से तो क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं अच्छे अच्छे। चले, फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंट ऑफ टोटल सेलुलर मास इन सेल। टोटल सेलुलर मास पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। जिसको नहीं पता वो टेबल खोल के साथ में जो ट्रिक बता रहा हूं वो लिख लो। ये है कि आपको चीज याद रखनी है, वो कह रहा है WPNCLI। W से वाटर, P से प्रोटीन, N से न्यूक्लिक एसिड, C से कार्बोहाइड्रेट, L से लिपिड और I से आयंस। तो ये डिक्रीजिंग ही सीक्वेंस है WPNCLI। अब इसके परसेंटेज भी याद करा देता हूं कि सर एनसीईआरटी में तो परसेंटेज लिखी है, हमसे गलती होती है। गिनती पढ़ो, गिनती करो। आयन 1, लिपिड 2, 1 2, कार्बोहाइड्रेट 3, 1 2 3, 3 2 5 + 1 6, 6 का एवरेज करो तो 5 से 7%, 6 का एवरेज ही बना, 5 से 7% के मीन जो है वो 6 है। दो आपको याद करने हैं, प्रोटीन 10 से 15%, पानी सबसे ज्यादा होता है 70 से 90%। अभी देखो पानी सबसे ज्यादा वाला क्वेश्चन भी आपका परफॉर्म हो गया, सीक्वेंस भी पता लग गया और सबके परसेंटेज भी याद हो जाएंगे। तो अगर किसी के पास ये जुगाड़ नहीं है, वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो। फिलहाल ये क्वेश्चन में अगर आप देखो WPNCLI तो आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रहा होगा WPNCLI, जिसका आंसर करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन, राइट, यही पूछा है। फिर पूछा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अपन ये ढूंढ रहे हैं। आओ देखते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ मेनी प्रोटीन्स। एक्टिविटी क्या है प्रोटीन की, बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, एंजाइम, और एंजाइम आर फंक्शनल इन टर्शरी स्ट्रक्चर। सही बात है। आरएनए में जो बॉन्ड है बिटवीन द फॉस्फेट एंड शुगर वो एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, गलत। शुगर और नाइट्रोजन बेस में एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, जबकि फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है 5 डिग्री पे, दैट इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये गलत है स्टेटमेंट, मेरे को लगता है इनकरेक्ट पूछिए तो सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगी। बाकी पढ़ते हैं। डीएनए की बैकबोन शुगर फॉस्फेट की बनी है, करेक्ट है। सेलुलोज अनब्रांच है, इसीलिए हेलिक्स नहीं बनाता, इसीलिए आयोडीन होल्ड नहीं करता। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आएगा सेकंड जाएगा। कुछ स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया है। कैसे, क्या बोला उसने, करेक्ट नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मतलब सीधा सीधा कह देता तो सीधा कह दे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, बता देते हैं। प्रोटीन होमोपॉलीमर है, हेट्रो नहीं होता, गलत, इनकरेक्ट है। प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होता है, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड ह्यूमन बॉडी में बन जाते हैं, फिर एसेंशियल क्या रहेगा, एसेंशियल तो वो जो डाइट में चाहिए, नॉन एसेंशियल बनते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, राइट। ऑल एंजाइम्स आर एसेंशियली प्रोटीन नेचर, गलत। राइबोजाइम आरएनए एंजाइम, तो ये भी गलत है। रुबिस्को इज मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन होल बायोस्फीयर, प्रोटीन उतना चाहिए था, ये भी गलत। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड की, ये एकमात्र स्टेटमेंट है यहाँ पे जो सही है। पूछा क्या है उसने पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 और 4, तो आंसर विल बी फोर्थ। 4 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट हियर, 4 स्टेटमेंट्स यहाँ इनकरेक्ट है, राइट। नेक्स्ट, फिर से बोला है कि आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो और करेक्ट ऑप्शन चुनो। ऑप्शन में दिया हुआ है डायरेक्ट क्लिक ऑप्शन, पढ़ते हैं। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स आर ओनली ऑफ आर फंक्शनल ग्रुप। अभी बताया था
R COOH NH2 तीनों की होती है, तो गलत। अमीनो एसिड आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, इज बेस्ड ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। सही है, जहां कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा होंगे वो एसिडिक, अमीनो ग्रुप ज्यादा होंगे वो बेसिक, बराबर मतलब न्यूट्रल। लाइसिन एंड वेलिन आर बेसिक अमीनो एसिड बाय नेचर, गलत। वेलिन न्यूट्रल होता है, लाइसिन आर्जिनिन बेसिक है। टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफेन दे आर एरोमेटिक। सही है, तीनों एरोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। NH2 COOH ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड आर नॉन आयनाइजेबल इन नेचर। फिर ज्यूट्राइन कैसे बने? आयनाइजेबल है, दोनों में अपना अपना एसिड बेस में अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं आयनाइजेशन की, तो ये भी गलत। तो देखो गलत कौन सी, ए वाली गलत है, सी वाली गलत है और ई वाली गलत है। ए सी ई आर इनकरेक्ट, बट बी और डी जो है दे आर करेक्ट। सो बी एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सी ई आर इनकरेक्ट, लेकिन जो बी और डी हैं दे आर करेक्ट। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट है ज्यूट्राइन का, नाम लिया और क्वेश्चन आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यूट्राइन वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कौन किधर जाएगा और कौन कहां मूव करेगा, देखते हैं। पहली बात, ज्यूट्राइन क्या है? जब दोनों ने अपने अपने नेचर के हिसाब से परफॉर्म कर लिया। दोनों का नेचर क्या है? एसिड का नेचर है एसिडिक नेचर दिखाना, बेस का क्या है? बेसिक नेचर दिखाना अपना। ध्यान से देखते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि बी जो है, अब देखो इसमें दोनों चार्ज आपको दिख रहे हैं, प्लस और माइनस। इसने अपना नेचर दिखाया, इसने अपना नेचर दिखाया, तो ये जो फॉर्म है जो बनी बी वाली, इसको बोलते हैं ज्यूट्राइन। ठीक है, तो बी यहां पर ज्यूट्राइनिक फॉर्म है, तो क्वेश्चन में बी इज ज्यूट्राइनिक वाला ही, सी और ए ज्यूट्राइनिक नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे इनकरेक्ट हो गए। अब देखते हैं ए कब बनेगा। देखो ए में COO माइनस ने H एक्सेप्ट कर लिया, H कब एक्सेप्ट किया होगा? जब H प्लस ज्यादा होगा। तो H प्लस ज्यादा है तो मीडियम क्या होगा? एसिडिक होगा। तो ए कब बनेगा? ए बनेगा एसिडिक कंडीशन में, ए इज फॉर्म्ड इन एसिडिक कंडीशन। सी में देखो इसने क्या करा, माइनस एज इट इज है, हाइड्रोजन दिया, OH ज्यादा वाला मीडियम होगा, H निकल के यहां पानी निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन अगर निकला, मीडियम क्या है? बेसिक। तो सी कब बना? सी इज फॉर्म्ड इन बेसिक कंडीशन, तो आंसर विल बी फर्स्ट। ये और पूछ ले, देखो आगे एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको ढंग से पढ़ना, ढंग से सुनना। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? या तो ये जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड की तरफ, जबकि नेगेटिव वाला है ये किस तरफ जाएगा पूछ ले, तो ये जाएगा एनोड की तरफ। तो तुमसे पूछ ले कि यार जो एक कोई अमीनो एसिड है वो एसिडिक फील्ड में कहां मूव करता है जी, बेसिक फील्ड में कहां मूव करता है, तो एसिडिक में पहले चार्ज निकालो, फिर उससे आप मूवमेंट्स निकालो। ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो एक क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया। लगे नहीं समझ आया, एक बार और चला के देखो इसी वीडियो को, यहाँ पे पॉज मारो, पीछे जाओ, वापस चला के देखो, ज्यादा समझ में आएगा। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्ट्रक्चर है विच फाइंड एक्स एंड वाई फॉलोइंग स्ट्रक्चर में पता करना है। यहां बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। अब देखो पामेटिक एसिड में टोटल कार्बन कितने, अगर फंक्शनल ग्रुप को मिला लें COOH को, तो 16। स्टीरिक में कितने हैं? 18। अब देखो CH3 एक हो गया, ये 2 हो गया, तो X कितना होगा? पामेटिक है तो 14। स्टीरिक देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, तो Y कितना बचा? 16। तो X 14 Y 16। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिपिड का बहुत, हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। देखो आपके पास एंजाइम, शुगर, अमीनो एसिड क्वेश्चन अभी आपने ज्यूट्राइन वाला देख लिया, हर कॉन्सेप्ट फुल कवरेज है। यही हम लोग की मतलब मेन यूएसपी है, मेन खासियत है कि हर कॉन्सेप्ट कवर है, क्योंकि हैंड रिटन पेपर बनते हैं अपने यहाँ, बहुत अच्छे से बनाते हैं अपन लोग, ताकि हर पूरे पेपर में हर कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर पाए और एनसीईआरटी आपकी पूरी रिवाइज हो जाए। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। लिपिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड फैट एंड ऑयल ऑन द बेस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ऑयल है, मैंने भी बताया था, ठंड में ये ऑयल ही है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या है? लो है। जबकि जैसे बटर है, फैट है, तो उसको पिघलाने के लिए आपको तवे को गर्म करना पड़ेगा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई है। लिपिड जो है वो वाटर में नेचर में कैसे होंगे? इनसॉल्युबल, पानी में थोड़ी घुल जाएगा, तेल पानी में कहाँ घुलेगा? तो एक्स क्या है? लो, लेस। अच्छा ये लेस है, वाई मोर है, और जेड इनसॉल्युबल। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब तुमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।
डीएनए के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कितनी करेक्ट है, देखते हैं। पहला पूछा, नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5' पेंटोज शुगर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। अब देखो 5' शुगर के 5' से कार्बन से कौन जुड़ता है, फॉस्फेट, इसीलिए 5' एंड को फॉस्फेट फ्री एंड बोलते हैं अपन। ये स्टेटमेंट इसलिए क्या हो गया, इनकरेक्ट। दो न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 5'3' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। बच्चे जितनी गलतियां करते हैं स्टेटमेंट में, आप में से 90% बच्चों ने स्टेटमेंट करेक्ट माना होगा, ये इनकरेक्ट, फुल्ली टेक्निकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखो जब दो न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाते हैं तो पहले न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व होता है, कौन सा या पहले कौन सा कार्बन इन्वॉल्व होता है, 3', अगले का कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, 5'। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड मिला के फॉस्फोडाइएस्टर बोल देते हैं अपन। बॉन्ड तो कार्बन से कार्बन के बीच में ही नहीं है ना, तो बॉन्ड का कंप्लीट नाम क्या हुआ, 3', 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, सही है। तो आंसर 5' 3' ना आकर क्या आएगा, 3' 5', इसलिए गलत। 90% बच्चे हैं एरर करते ही करते हैं, जो अपना ऑब्जर्वेशन है, बट आपने नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, किया है तो इसको समझ लो, ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। बैकबोन किससे बनी है, शुगर नाइट्रोजनस बेस, गलत। अभी बताया था बैकबोन शुगर फॉस्फेट की है। रेशियो बिटवीन एडेनिन, गुआनिन एंड थाइमिन एंड साइटोसिन इज ऑलवेज 1। ये कह रहा है A/G1, मतलब एडेनिन गुआनिन बराबर, ये गलत है स्टेटमेंट। ऐसा बोलना चाहिए था चारगाफ के हिसाब से कि एडेनिन थाइमिन और गुआनिन साइटोसिन ये रेशियो 1 हो सकता है, बट एडेनिन गुआनिन का रेशियो 1 नहीं होता, गलत। डबल हेलिक्स मॉडल दिया था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, कहीं ना कहीं सही स्टेटमेंट है ये। तो इसने पूछा कि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो एकमात्र स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के क्या है, देखो सीधी सी बात, रिंग के फर्स्ट कार्बन पे अगर चेंज होता अल्फा बीटा बनते हैं, आप सब जानते हो अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज एक दूसरे क्या है, एनोमर। उसको छोड़ के बाकी किसी भी कार्बन पर चेंज है तो वो क्या बनते हैं, एपीमर्स, ठीक है। तो यहां पे आंसर आएगा एपीमर। फिर से हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछते हैं, मतलब इस पेपर का सबसे अच्छे क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन है ये, और आई एम वेरी श्योर कि आपसे इस क्वेश्चन में गलती हुई होगी, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आओ देखते हैं। पूछा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा है। पहली स्टेटमेंट है एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट। यह स्टेटमेंट गलत है। इट विल क्यों, ऐसा क्यों होगा, इट विल क्यों करेगा ये, इसका भी कारण है, ध्यान से देखना। जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का मैलोनेट के द्वारा होने वाला इनिबिशन है, ये कैसा इनिबिशन है, कॉम्पिटिटिव। और कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर आप सबस्ट्रेट को बढ़ाकर Vmax अचीव कर सकते हो, सही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम की उस साइड पे बाइंड होता है जो सबस्ट्रेट के अलावा है, दैट इज सही। एंड इंक्रीज द Km, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये कैसे, ध्यान से देखना। अब जब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर काम कर रहा है तो Km इंक्रीज होने का तो सवाल ही नहीं है। एफिनिटी तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की अफेक्ट हो ही नहीं रही, एंजाइम या सबस्ट्रेट पर या एक्टिव साइट पर जुड़ने वाला तो कोई है ही नहीं, तो एफिनिटी अफेक्ट हो नहीं रही, तो Km तो चेंज होगा ही नहीं। यहां पर Km क्या रहता है नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में, सेम, सही है ना। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है दैट इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम, करेक्ट स्टेटमेंट है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, उसका एंजाइम द्वारा कोई चेंज नहीं होता, वो बस सबस्ट्रेट की साइड पे जाके जुड़ता है, और जब आप सबस्ट्रेट बढ़ा देते तो वो अलग हो जाता है, कोई केमिकल चेंज नहीं है, करेक्ट है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ES कॉम्प्लेक्स के बनने के रेट को भी अफेक्ट नहीं करता, डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन, टूटने के रेट को भी, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि जहां पर एंजाइम पहले ही सबस्ट्रेट से जुड़ गया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो उस एंजाइम पर जाकर नहीं जुड़ता, इसको ES कॉम्प्लेक्स से कोई मतलब नहीं है, ये उस एंजाइम पर जाकर जुड़ता है जहां अभी
सबस्ट्रेट नहीं जुड़ा, तो ये भी करेक्ट है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है तब केएम बढ़ेगा, बिल्कुल। केएम क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी कम हो जाएगी। सीधी भाषा में एंजाइम के पास ऑप्शन है लला कहीं और जुड़ने का, तो वहां जुड़ जाएगा वो। एंड इट बाइंड टू एक्टिव साइट, जब कंपटीशन बोल ही दिया तो एक्टिव साइट के लिए ही होगा, तो ये भी करेक्ट है। तो आप देखो सी डी ई 3 यहां पर स्टेटमेंट है, करेक्ट है। पूछा भी क्या है? करेक्ट पूछा है, 2 इनकरेक्ट है। ऑप्शन विल बी थर्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसरेशन रीजन अगेन बोल रहा है कि लिपिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से एक्सीड नहीं करता पर वो फिर भी इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है। सत्य बात, एसिड इनसॉल्युबल में ही आता है लिपिड 800 डाल्टन से नीचे होने के बाद भी, क्योंकि वेसिकल्स है। ये सच होने के अलावा वेसिकल्स मेम्ब्रेन्स में वेसिकल के फॉर्म में है, तो ग्राइंडिंग के दौरान ये वेसिकल जुड़ जाती हैं और एक काइंड ऑफ मिसेलाइजेशन काइंड ऑफ हो जाता है यहाँ पे, जिससे एसिड इनसॉल्युबल में आता है। तो ए सही है, आर सही है, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। ये एसरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एसरेशन फिर से एआर बेस्ड क्वेश्चन है कि मोस्टली एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बोला कि जो एंजाइम्स हैं प्रोटीन के, जो मोस्टली बोल दिया तो सही हो गया, क्योंकि सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, पर जो प्रोटीन के 99.9% वो 3 डिग्री स्ट्रक्चर में एक्टिव होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर मोर स्टेबल, ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टर्शरी की तुलना में ऑब्वियसली लेस स्टेबल होती है, राइट। तो अपन क्या देख रहे हैं, ए तो सही है, आर गलत है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन विल बी थर्ड। देखो एक न्यूमेरिकल अप्रोच भी दे दी। ज्यादा न्यूमेरिकल अप्रोच मॉलिक्यूलर के पेपर में देंगे, ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड की ज्यादा अप्रोच वहां यूज होती है, बट एक आधा यहां भी देख लो। देखो क्या दिया है, डबल स्ट्रैंड डीएनए दिया है 68 नैनोमीटर। आप सब जानते हैं पिच की अगर बात करोगे, डीएनए की पिच ऑफ डीएनए नैनोमीटर के अंदर कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर के आसपास, आप सब जानते हैं। और अगर आप इसमें बेस पेयर की बात करो तो टोटल 10 बेस पेयर आपको यहां पर मिलते हैं। 10 बेस पेयर मतलब 20 बेस की अगर आप यहां पर बात कर लेते हो आप, तो 68 नैनोमीटर है। पहली बात तो अपने पास तो ये पिच है, तो अपन क्या है, अगर इसको जनरली मैथ भी लगाएं तो आप ये समझो कि लगभग मेरे पास अगर 3.14 नैनोमीटर है तो 10 पिच तो ये हो गई 34 नैनोमीटर में, और टोटल 68 नैनोमीटर उसका डबल, तो मेरे पास लगभग 20 पिच लंबा डीएनए है, लगभग। तो अगर मैं 20 पिच की बात करूं तो एक पिच में मेरे पास 10 पेयर बेस पेयर है, तो 20 पिच में मेरे पास 200 बेस पेयर हो गए। 200 बेस पेयर हो गए तो मेरे पास टोटल जो बेस है 20 पिच के अंदर, वो मेरे पास टोटल बेस कितने हो गए, 400। जब मेरे पास 20 पिच की बात करूं मैं, तो बेस पेयर 200 है, तो टोटल बेस कितने हो गए, 400। पूछा गया इसने बोला कि इस 400 में से थायमिन 25% है। ओके, 400 का 25% मतलब 100, तो 100 थायमिन है। अगर 100 थायमिन है तो 100 ही क्या होंगे, एडेनिन। थायमिन एडेनिन बराबर 200 ये हो गए, सारे 25% ही होंगे, तो 100 ही क्या होंगे, गुआनिन, और 100 ही क्या होंगे, साइटोसिन। सारे 25% हो गए। पूछा गया है कि बोले कि हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर बताओ, तो बता देते हैं। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे निकलेंगे, एडेनिन थायमिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक के बीच में 2, और गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 100 थायमिन 100 एडेनिन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कितने हाइड्रोजन, एक के बीच में 2, तो 100 के बीच में 200 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से निकल गए। और यहां ट्रिपल या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहां कितने हाइड्रोजन बॉन्ड निकल गए हैं, 300। तो 200 और 300 टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर कितना हो गया, 500। आंसर विल बी थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल अप्रोच है, टेस्ट अप्रोच है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following pair of amino acid have positive charge at neutral pH? न्यूट्रल pH पे पॉजिटिव चार्ज। सीधा सीधा बोलने का मतलब, मैं आपको सिंपली पूछता तो मैं पूछ लेता कि कौन सा अमीनो एसिड बेसिक है, पर क्वेश्चन घुमाने के लिए मैंने क्या बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। देखो पॉजिटिव चार्ज, स्पार्टिक एसिड, लाइसिन आर्जिनिन, लो जी मिल गया। लाइसिन आर्जिनिन अमीनो एसिड क्या बेसिक नेचर के, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। आंसर विल बी सेकेंड। इनुलिन,
अब देखो इनुलिन, बच्चे इंसुलिन भी पढ़ लेते हैं यार, कभी ढंग से देखते भी नहीं है। इनुलिन देखना ध्यान से बेटा, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। आप सब जानते हैं कि फ्रक्टोज जो है वो बेसिक नॉर्मल शुगर है, 6 कार्बन की कीटोन शुगर है ये। सत्य वचन। अब देखो तो बोल रहा है ओनली कार्बन नहीं, अब शुगर है तो शुगर में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, ये सब होगा। नाइट्रोजन नहीं है इसमें, इनुलिन में नहीं है। फास्फोरस नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर आएगा थर्ड। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, रिएक्शन कंसीडर कर ली, CO2H2 मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2CO3। अब देखो रेट वाला क्वेश्चन दिया है, पर देखो आंसर देखो, क्वेश्चंस के ऑप्शन देखो। अगर आपने एक आधा पॉइंट भी कहीं मिस किया हो, आपके याद करने में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो, तो गलती। अब ध्यान से देखना, एब्सेंस है एंजाइम की, तो रिएक्शन की रेट क्या है 200 मॉलिक्यूल पर घंटा, और अगर प्रेजेंस है तो पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 6 लाख। तो आंसर देखना है, पहले तो 2000 वाले काट दो, 200 वाले में से अब ये देखो 6 लाख, ये रहा आंसर विल बी थर्ड। अब देखो ये जो पास पास के से ऑप्शन लगते हैं, इनमें गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, तो इसके लिए अच्छा क्वेश्चन हो जाता है ये। सही है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम एक्शन एंड फाइंड द करेक्ट। फिर से वही बात देखो, क्या बोला अगेन, करेक्ट नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपसे पूछा है, गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है आपको। फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इज नॉट एन ऑब्लिगेटरी प्रोसेस। देखो बेटा EP, देखो एंजाइम एक्शन कैसे होता है, ध्यान से देखना, E प्लस S, इससे क्या बनेगा ES, इससे क्या बनेगा EP बने ना बने जरूरी नहीं है, उससे एंजाइम प्लस प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। ये ऑब्लिगेटरी काम है ES बनना, EP इज नॉट ऑब्लिगेटरी बट ES फॉर्मेशन इज ऑब्लिगेटरी, तो इनकरेक्ट है पहली। लो टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और हाई टेम्परेचर प्रिजर्व करता है टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेज में, ये भी गलत है। जबकि लो उल्टा है, लो टेम्परेचर जो है वो प्रिजर्व करता है, हाई डिस्ट्रॉय करता है, ये भी गलत। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स लॉन्ग लिव्ड होता है, गलत, शॉर्ट लिव्ड होता है। एंजाइम एनर्जी बैरियर को डिक्रीज कर देता है जिससे ट्रांजिशन इजी हो जाता है सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में, सही बात है। कैटालाइटिक एक्टिविटी बनी रहेगी अगर आपने को फैक्टर को रिमूव कर दिया, गलत, को फैक्टर को रिमूव करते ही कैटालाइटिक एक्टिविटी चली जाएगी। तो कितनी इनकरेक्ट है यहाँ पर, 4 इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है, तो आंसर विल बी थर्ड। 4 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। Which of the following statement is correct with represent to competitive inhibition? अभी समझाया था, दोबारा बोल देता हूं। कंपटीशन है, लड़ाई है इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में, कहां से जुड़ने की, कहां जुड़ने की, एक्टिव साइट पे जुड़ने की। तो सबस्ट्रेट को रिसेंबल करना पड़ेगा, सॉरी इनहिबिटर को रिसेंबल करना पड़ेगा सबस्ट्रेट के साथ, तभी तो वो एक्टिव साइट पर जाके जुड़ पाएगा, वरना ऐसे हैरा गैरा नत्थु वगैरह कौन जुड़ ले। तो सबस्ट्रेट क्लोजली रिसेंबल नहीं करता, गलत। इनहिबिटर कंपीट नहीं करेगा एक्टिव साइट के लिए, गलत। अरे कंपटीशन तो है। कॉम्पिटिटिव आर यूज्ड इन बैक्टीरियल पैथोजन कंट्रोल, बिल्कुल। सल्फा ड्रग्स, ठीक है ना, फोलिक एसिड नहीं बनने देते, फोलिक सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं सल्फा ड्रग्स। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय सक्सिनेट, देखो सक्सिनेट थोड़ी इनहिबिट कर रहा है, मेलोनेट इनहिबिट करता है, सक्सिनेट का सबस्ट्रेट एनालोगस है। तो पूछा आपसे करेक्ट ही है, तो थर्ड ऑप्शन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। काइटिन, काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ NH, नाइट्रोजन है ना, ध्यान से देखना, इट इज अ पॉलीमर ऑफ NH, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं ताकि आप थोड़ा स्कोरिंग भी कर सको इस पेपर में, गलतियां भी करो और स्कोर भी करो, गलतियों सीखो भी, ये टेस्ट सीरीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर, जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है एंजाइमेटिक रिएक्शन के दौरान, वो कैसी होती है? परमानेंट तो हो ही नहीं सकती, ट्रांजिएंट होती है। स्टेबल होती है क्या? नहीं, स्टेबल होती तो वहीं रुक जाएंगे, फिर तो अपन अनस्टेबल होती है। थर्ड ऑप्शन होता है करेक्ट, ट्रांजिएंट है और अनस्टेबल है नेचर में। व्हाट इज डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई इन गिवन ग्राफ? देखो ये है क्या, एक्स हो चाहे वाई हो, ये दोनों एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन वाई में क्या हुआ कि जब साथ में एंजाइम लग गया
तो ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो बैरियर है वो कम छोटा हो गया, कम हो गया। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो क्या फायदा हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से सबस्ट्रेट का जो सबस्ट्रेट था, इसका जो प्रोडक्ट में ट्रांजिशन है वो इजी हुआ। तो जो X है वो पहले ज्यादा एनर्जी थी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, जबकि Y है जो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। आंसर विल बी फर्स्ट। X है जो एक्टिवेशन एनर्जी बिना एंजाइम के, और Y जो एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के साथ। तो ये विद और विदाउट का एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो खैर हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। सारे न्यूक्लियोसाइड है, बच्चे बहुत गलती करते हैं, सब जानते हैं न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहा है। आप देखो, आपके पास दो तरह के बेसिस होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ध्यान से देखना। प्यूरिन में आपको दो नाम याद रखने हैं, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडिन में साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, 3। डीएनए में AGCT होता है, आरएनए में AGCU होता है। जब आप इनका न्यूक्लियोसाइड बनाओगे, ध्यान रखना, प्यूरिन का, तो पीछे क्या लगाओगे? साइन। पिरिमिडिन के पीछे देखो क्या आ रहा है? डाइन। तो इसके न्यूक्लियोटाइड्स में आप पीछे लगाओगे डाइन। जैसे नाम लेता हूं, एडेनिन साइन, एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, प्यूरिन के न्यूक्लियोसाइड है। साइटोसिन का पीछे डाइन लगाओ, साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन, ये सारे क्या हैं? न्यूक्लियोसाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड बनाना हो, अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड बनाना हो तो पीछे क्या लगाओगे? आइलिक एसिड, ठीक है ना, मतलब एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, ठीक है ना, साइटिडिनाइलिक एसिड, यूरिडिनाइलिक एसिड, थाइमिडिनाइलिक एसिड, ऐसे, मतलब पीछे आइलिक एसिड लगाना है। खैर, आप देखो साइटोसिन, अब ये नाम है, पीछे साइन तो लग रहा, लेकिन ये है तो पिरिमिडिन, नाइट्रोजन बेस साइटोसिन। अगर इसका न्यूक्लियोसाइड होता ही है तो इसका नाम साइटोसिन ना होकर यहाँ पर साइटिडीन लिखते हैं। तो ये पूछ रहा है न्यूक्लियोसाइड कौन नहीं है, तो साइटोसिन इज अ बेस, न्यूक्लियोसाइड नहीं है वो। सही है। नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर से गोला मारना है, ढूंढना क्या है रजे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखते हैं। हेट्रोपॉलीमर है, करेक्ट है। फर्स्ट एन अमीनो एसिड होता है, करेक्ट है। ओनली लेफ्ट हैंड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड इन प्रोटीन्स, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ओनली लेफ्ट नहीं, ओनली राइट हेलिक्स प्रोटीन में मिलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लेफ्ट नहीं, राइट साइड, राइट हैंड हेलिक्स होते हैं, तो लेफ्ट हैंड हेलिक्स वाली स्टेटमेंट गलत होगी। टर्शरी स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए चाहिए, सही है। सबस्ट्रेट को एक एक्टिव, हायर एक्टिवेट या एनर्जी स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ता है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बोथ, सारी तरह के रिएक्शंस में। अगर एंजाइम एक्शन हो रहा है, देखो ध्यान से, अगर मैं एक्सो का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा? काइंड ऑफ दिस। ट्रांजिशन स्टेट में यहां से भी निकलना पड़ रहा है। मैं एंडो ग्राफ बनाऊं, ग्राफ कैसा बनेगा? काइंड ऑफ दिस, बट एक्टिवेशन स्टेट या हायर स्टेट में यहां से गुजरना पड़ रहा है। तो ग्राफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक हो, सब में ट्रांजिशन स्टेट आनी है, और हायर एनर्जी स्टेट पे होती है ये हमेशा। देखो ये हायर एनर्जी स्टेट पे यहां भी और यहां भी। एक ग्राफ दिया हुआ है आपको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी का। अगेन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, अब तो आप समझ ही चुके हो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में कॉम्पिटिशन हो रहा है। सबस्ट्रेट को बढ़ाकर मैं वीमेक्स को अचीव कर सकता हूं, लेकिन मुझे सबस्ट्रेट बढ़ाना पड़ रहा है, तो सेम वीमेक्स अचीव करने में सबस्ट्रेट ज्यादा लग रहा है, तो Km वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, किस रिएक्शन में क्या होगा? Km वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बट रिएक्शन विल नेवर अचीव वीमेक्स। गलत, वीमेक्स अचीव होगा, Km इंक्रीज होगा बट वीमेक्स अचीव होगा। Km वैल्यू इंक्रीज हो रही है बट रिएक्शन में अल्टीमेटली वीमेक्स आएगा। सही, ये अच्छा क्वेश्चन, अच्छी स्टेटमेंट। वीमेक्स डिक्रीज नहीं होगा, वीमेक्स इंक्रीज भी नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर जो है 38 में वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सारे अमीनो एसिड्स के नाम आपको पता होने चाहिए पहले तो, ठीक है। CH2OH, ये ध्यान रखना, है सेरीन है। CH2SH सिस्टीन है। फिनाइल एलानिन है। एलानिन में CH3 होता है, यहां पर एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया तो फिनाइल एलानिन हो गया है। ग्लूटामिक एसिड है, मतलब एसिडिक है, COOH ग्रुप ज्यादा है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं क्या पूछा है। पहला सेरीन है, सही है। सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, सही है।
थर्ड एसिडिक है, गलत, फिनाइल एलानिन एरोमेटिक है वो। फोर्थ एरोमेटिक गलत, 4 एरोमेटिक नहीं एसिडिक है। तो ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, बाकी सब इनकरेक्ट है दोनों। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बहुत फेमस, वेरी रेगुलर, आपको मिलेगा ही मिलेगा हर क्वेश्चन, ये हर जगह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम जो होता है उसका प्रोटीन पार्ट क्या होता है, अपन सब जानते हैं। एपो एंजाइम इज कंसिडर्ड एज प्रोटीन पार्ट, और जिसका नॉन प्रोटीन पार्ट है दैट इज कोफैक्टर, है ना। तो यहां आपको देखना है क्या ढूंढे, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोएंजाइम। एपो एंजाइम तो हो ही नहीं सकता ना, कोएंजाइम में भी नहीं हो सकता, माइनस भी नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कोएंजाइम में आप सब जानते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, है ना, और कोफैक्टर और ये सब आते ही हैं आपके मेटल एक्टिवेटर्स। नेक्स्ट ऑप्शन, 3 कॉलम, बहुत इजी क्वेश्चन है आज तो। शुगर, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। शुगर में कौन सा बॉन्ड होता है बताओ, ग्लाइकोसाइडिक। प्रोटीन में पेप्टाइड, तो सबसे पहले तो 1CP कोलेजन, स्टार्च, ध्यान से देखो, कोलेजन प्रोटीन है, स्टार्च शुगर है, तो 1CQ, एक ही ऑप्शन है 1CQ का, थर्ड ऑप्शन रहेगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, कोलेजन इज एग्जांपल ऑफ प्रोटीन, सही है। लिपिड में एस्टर बॉन्ड है, थर्ड से ए, लेसिथिन एस इसका एक एग्जांपल है। 4Br, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और DNA R, सही है। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस आज के पेपर का अगर कोई क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है तो वो ये है, क्योंकि आपने जैसे ये रिएक्शन देखी होगी तो आपने एंजाइम लगा दिया होगा, भिड़ती क्या, ट्रांसफरेज। लेकिन आपने ये नहीं देखा, मैंने नीचे लिखा है कि जी क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन एक जगह दूसरी जगह जा रही है। जब हाइड्रोजन जा रही है तो एक का जिससे हाइड्रोजन निकली उसका ऑक्सीडेशन, जिसको मिली उसका रिडक्शन। तो एंजाइम ट्रांसफरेज ना होकर क्या है, आंसर ऑक्सीडोडक्टेज है। आपने ट्रांसफरेज करा होगा जल्दी जल्दी में, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि मैंने लिखा है कि जी क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो एंजाइम क्या होगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। नेक्स्ट देखो, हीम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो एक्स से क्या आएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक्स कोएंजाइम नहीं, एक्स कोएंजाइम नहीं, यही हो सकता है एक ऑप्शन। फिर भी चेक करते हैं। कोएंजाइम का एपो एंजाइम से ओनली ट्रांजिएंट एसोसिएशन होता है, सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेटल आयन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, बिल्कुल जेड से कोऑर्डिनेशन, थर्ड ऑप्शन, इजी क्वेश्चन अगेन। स्लरी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, TCA, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का एसिड, पहले पे 3 क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, एंजाइम कौन से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, इजी क्वेश्चन अगेन, थोड़ा स्कोर करने के लिए, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को, राइट। तो ओवरऑल गाइज आई होप आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा। अपन ने हर कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में लेने का ट्राई किया इस कॉन्सेप्ट के अंदर, और इस पेपर के अंदर आपका पूरा होल एंड सोल रिवीजन हो गया हो। अगर आप किसी फ्रेंड ने अभी तक भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस टेस्ट सीरीज विद देम, क्योंकि ऑब्वियसली आपको उनको बताना पड़ेगा, राइट, कर भला सो हो भला। एंड आई होप आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, feel free to contact us anytime. We are here heartily available at CLC Seeker. नमस्कार सभी का, मैं डॉक्टर आयुष पारिक, आप सभी का स्वागत है सीएलसी की बायोकेम के सॉल्यूशन की सीरीज के अंदर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हमारी जो बायोकेम नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन। उसमें जो जूलॉजी का जो पोर्शन है उसके जो 45 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अपर लेवल के कॉन्सेप्ट पे हमने दिए हैं, बाकी का ज्यादातर पेपर एनसीईआरटी पर बेस्ड है। बट इस बार जरूरी हो जाता है लास्ट ईयर के पेपर को देख के कि हम कुछ क्वेश्चंस में हम कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को भी साथ में लेकर के चले, क्योंकि पेपर किस तरह का आएगा इसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि प्योरली पेपर सारा की सारा ही एनसीईआरटी से आएगा। तो हमें एज ए स्टूडेंट हर तरीके के पेपर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और उसी कड़ी में कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट्स जो है हम यहाँ पर एक्स्ट्रा में भी सीखेंगे, और उन कॉन्सेप्ट्स का जो लिंक है वो एनसीईआरटी में कहां पर है, किस तरह से उन्हें लिंक कर रखा है, पहले कौन से क्वेश्चंस उस पर पूछे गए हैं, वो भी हमें देखना है।
तो अगर आप ये बायोकेम के पेपर को ढंग से निकाल लेते हैं तो आपका हर तरह का जो नीट का पेपर है उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो आपको इन्हीं पेपरों में से आसपास से कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। इसके बाद चलेगी हमारी फिजिक्स सीखो, जिसमें फिजिक्स के साथ साथ वापस बायो और केम का रिवीजन करवाया जाएगा। फिर मेजर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, दंगल टेस्ट सीरीज। तो सीएलसी की टेस्ट सीरीज पूरे हिंदुस्तान की सबसे सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर हर तरह के पेपर के लिए स्टूडेंट को तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आता हूं। देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन हमसे ये बोलता है, बात कर रहा है यहां पर किस चीज की, रेटिकुलर कार्टिलेज की यहां पर बात कर रहा है कि जो रेटिकुलर कार्टिलेज है ये प्रोवाइड करती है स्मूथ और फ्रिक्शन फ्री सरफेस जॉइंट्स के ऊपर। आप सभी जानते हैं जो रेटिकुलर कार्टिलेज है वो हाइलिन कार्टिलेज का ही एक तरह का एग्जांपल है, जो जॉइंट्स की सरफेस पे लगी रहती है, लॉन्ग बोन्स के एंड पर लगी रहती है, ठीक है। और इसी की वजह से जॉइंट्स जो है आराम से फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। जोड़ उपास्थि जोड़ों को चिकनी और घर्षण रहित सतह प्रदान करती है, तो असर्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब हम आते हैं रीजन के ऊपर। रीजन कहता है कि जो रेटिकुलर कार्टिलेज है वो प्रेजेंट है इन दी एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड हेल्प इन दी स्लाइट मूवमेंट ऑफ जॉइंट। जोड़ उपास्थि लंबी अस्थियों के सिरों में उपस्थित होती है और जोड़ों की आंशिक गति में सहायता करती है। तो आप देखिए रीजन यहां पर हो जाता है गलत। पहला गलत पॉइंट क्या है यहां पर कि लॉन्ग अस्थियों के अंदर बता रहा है, ठीक है। और दूसरा इस वजह से गलत हो जाता है कि स्लाइट मूवमेंट की बात कर रहा है। अब हम अच्छे से जानते हैं कि जहां पर रेटिकुलर कार्टिलेज लग रही है वहां पर जो लॉन्ग एंड्स जो हैं अस्थियों के जो मिलते हैं वहां पर अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर। और यहां पर अगर हम लोग बात करें स्लाइट मूवमेंट की तो यहां पर कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात हो रही है, जिसमें कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर रेटिकुलर कार्टिलेज नहीं व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज लगी रहती है। तो इस वजह से रीजन हो जाता है गलत, यानी असर्शन हो गया सही और रीजन हो गया गलत। ऐसा अगर हम ऑप्शन छाटे तो देखिए थर्ड ऑप्शन पे हमें मिल जाता है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। ए पर्सन असेंड रैपिडली टू हाई एल्टीट्यूड आफ्टर 24 to 48 आवर्स द फॉलोइंग चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। एक व्यक्ति तेजी से ऊंचाई पर पहुंचता है और 24 से 48 घंटे बाद उसमें निम्न परिवर्तन देखे जा सकते हैं। देखिए जब भी क्या होता है कि आप तेजी के साथ पे हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपने दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी लेह लद्दाख की, लेह लद्दाख में आपने लैंड किया और वहां से तुरंत आप बैठ करके गाड़ी में नुब्रा वैली या पेंगोंग लेक या और अपर रीजन्स पे आप लोग चले गए, हाई एल्टीट्यूड पर चले गए, तो आप में जो शुरू होगा वो होगा एल्टीट्यूड सिकनेस आपके अंदर शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, कम है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से बॉडी में हाइपोक्सिक कंडीशंस डेवलप होने लगेगी और उनकी वजह से कुछ चेंजेस भी आने लगेंगे। जैसे क्या होगा, आप पहली चीज जो ऑब्जर्व करेंगे कि आप जल्दी हाफ रहे हैं, मतलब आपकी ब्रीथिंग रेट क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, यानी कि श्वसन दर में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। दूसरी चीज धमनीय O2 में धमनीय CO2 के अंदर कमी, यानी कि डिक्रीज्ड आर्टेरियल CO2। आर्टेरियल CO2 क्यों घटेगी, क्योंकि क्या होगा जब आप ज्यादा हाइपर वेंटिलेशन करेंगे, आप जब अधिक संवातन करेंगे तो आप ज्यादा हवा बाहर निकालेंगे। ज्यादा हवा बाहर निकालने से क्या होगा, ज्यादा जब आप एक्सपायरेशन करेंगे, क्योंकि ब्रीथिंग रेट होगी तो इंस्पायरेशन के साथ साथ एक्सपायरेशन भी ज्यादा होगा। एक्सपायरेशन ज्यादा हुआ तो क्या होगा, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर जाने लगेगी। CO2 बाहर जाने से आर्टेरियल CO2 की वैल्यू कम होने लगेगी। इसी की वजह से स्टार्ट होगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, क्योंकि आप जानते हैं जो CO2 जब परिवहन होता है तो CO2 H2O के साथ में रिएक्ट करके बनाती है H2CO3, और ये H2CO3 जो है वो टूटता है H++ HCO3- के अंदर। तो H+ का लेवल भी अब क्या होने लग गया, कम होने लग गया, क्योंकि CO2 का लॉस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसलिए आप क्या नोटिस करेंगे कि जो ब्लड पीएच है वो क्या होने लगेगा, राइज करने लगेगा, ब्लड पीएच बढ़ने लग जाएगा, ब्लड एल्केलाइन होने लगेगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। जब ज्यादा श्वसन करने की वजह से ब्लड पीएच बढ़ने लग जाए तो इसे श्वसन क्षारीयता के नाम से जानते हैं। फिर कुछ दिनों बाद में जब आप एक्लिमेटाइज हो जाएंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे, जो आरबीसी प्रोडक्शन है वो कुछ दिनों बाद में ज्यादा हो जाएगा, जो इन चीजों को ओवरकम करने की कोशिश करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो इन इवेंट्स को सही तरीके से बता रहा है। तो देखिए पहला बोला है वायुमंडलीय दाब में कमी सीधे श्वसन केंद्र को उत्तेजित करती है,
डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्ट स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर। तो देखिए इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सीधा रेस्पिरेटरी सेंटर पर कोई असर नहीं होता, इनडायरेक्ट वे में कर सकता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है और इस तरह से CO2 बढ़ेगी बाद में। तो इस तरह से डायरेक्ट असर नहीं होता, मतलब इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि अफेक्ट करता है। तो पहले ऑप्शन के साथ में हम लोग नहीं जाएंगे। दूसरा ऑप्शन पढ़िए आप, जो मैं आपको बता रहा था ऊपर, इंक्रीज होगी जब ब्रीथिंग रेट, तो इसकी वजह से एक्सेसिव लॉस होगा कार्बन डाइऑक्साइड का और ब्लड पीएच क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और यही बात मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन करी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन इवेंट्स के लिए हम सेकंड ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। आगे देखते हैं, इंक्रीज CO2 रिटेंशन, CO2 के संचय। तो ये बात तो शुरू में ही गलत हो गई, CO2 का रिटेंशन नहीं होगा बल्कि CO2 का तो ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि ऊपर देखिए आप क्या बता रखा है, ब्रीथिंग रेट को क्या बता दिया है, ज्यादा बता दिया है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। डिक्रीज CO2 स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर टू इंक्रीज वेंटिलेशन। ये बात आप देख सकते हैं NCERT में लिंक होती है। CO2 की कम होने से रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट नहीं होते, CO2 का लेवल जब बढ़ जाता है तब रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं। ये क्या बोल रहा है कि CO2 की डिक्रीज होने से रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो यहां पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, जो इस चीज को एक्सप्लेन कर पाएगा। इन दो पॉइंट्स को ये एक्सप्लेन कर रहा है, बी और सी को, कि ब्रीथिंग रेट बढ़ने से CO2 का लॉस हो रहा है, CO2 के लॉस की वजह से जो H+ जितना बनना चाहिए था वो नहीं बन पाएगा, तो ब्लड का pH जो है वो बढ़ने लगेगा। इसी को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हम लोग कहते हैं। तो हमारा यहां पर सही आंसर जो है वो हो जाता है सेकंड ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एक पेशेंट है हमारे सामने जिसके कुछ रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं। एक रोगी के श्वसन पैरामीटर निम्न है, उसका जो टाइडल वॉल्यूम है वो है 500 ml, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 12 पर मिनट है, और एनाटॉमिकल डेड स्पेस वो है 150 ml। एनाटॉमिकल डेड स्पेस का मतलब हो गया, आपन जो भी हवा इंस्पायर करते हैं उसमें से कुछ मात्रा जो है एयर की, वो हमारे ऐसे स्पेस में रह जाती है, कंडक्टिंग जोन में रह जाती है, जहां पर गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, गैसों का विसरण नहीं होता। वहां पर जब गैसों का विसरण नहीं हो रहा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल डेड स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस कितना है, 150 ml है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, सडनली ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ब्लड क्लॉट इन पल्मोनरी आर्टरी, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस 300 ml बढ़ चुका है। ठीक है, पर टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट उतनी ही है। अचानक फुफ्फुसी एम्बोलिज्म की वजह से रक्त की यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें कोई ब्लड का क्लॉट आ गया है, तो उसकी वजह से जो क्रियात्मक मृत स्थान है वो 300 ml पर जा चुका है, लेकिन टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। अब आप इस चीज को ध्यान से समझना कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या है। आपके सामने कॉन्सेप्ट है एनाटॉमिकल डेड स्पेस और एक कॉन्सेप्ट है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। देखिए, जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो होता है वो एक्चुअली में दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है एनाटॉमिकल यानी कि शारीरिक मृत स्थान, और एक होता है एल्वियोलर डेड स्पेस। एल्वियोलर डेड स्पेस यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी भी हवा एल्वियोलाई में पहुंची है उन सबका गैसीय विसरण हो सकता है। कुछ केसेस में, किसी डिसऑर्डर के केस में, जैसा कि यहां पर जो एल्वियोलाई में ब्लड जब नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे में एल्वियोलाई में जो हवा पहुंच रही है, हवा तो उतनी पहुंच रही है पर क्या नहीं हो पा रहा है, एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। एक्सचेंज जब नहीं हो पा रहा है एल्वियोलाई के अंदर, तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, एल्वियोलर डेड स्पेस में। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं टोटल जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बताया वो कितना बताया, 300 में से आपका 150 तो एनाटॉमिकल हो गया और 150 एल्वियोलर डेड स्पेस हो गया। अब आगे क्या क्या चीजें हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस मोस्ट लाइकली टू अकर, निम्न में से कौन सा या कौन से परिवर्तन होंगे। तो देखो ध्यान से पढ़ते हैं, एल्वियोलर वेंटिलेशन विल डिक्रीज, कूपिकीय संवातन कम हो जाता है। सही बात है, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी में थक्का जम गया है, तो जो पल्मोनरी आर्टरी से जितना ब्लड जा रहा था पहले लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, अब उतना नहीं जा पाएगा। तो ब्लड जब कम पहुंचेगा एल्वियोलाई के अंदर तो उसका ऑक्सीजनेशन भी कम होगा, तो बिल्कुल एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या हो गया, कम हो गया। आर्ट्रियल PCO2 विल इंक्रीज, धमनीय PCO2 बढ़ता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, जब
एक्सचेंज नहीं हो पा रहा तो जो आर्टरीज है उनमें CO2 की मात्रा बढ़ने लगेगी, क्योंकि अब CO2 निकल नहीं पा रही है। तो ये बात भी एकदम सही हो जाती है, बी भी सही है। मिनट वेंटिलेशन डिक्रीज, अब देखो मिनट संवातन क्या होता है, 1 मिनट के अंदर जो एक्सचेंज परफॉर्म किया जाता है हवा का, नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन में, इसे हम मिनट वेंटिलेशन कहते हैं या मिनट संवातन कहते हैं। यहां पर मिनट संवातन सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप देखिए यहां पर जो टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml है और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। टीवी अभी भी कितना बता रहा है, ये 500 ml समान रहती है। ब्रीथिंग रेट भी समान है। तो टाइडल वॉल्यूम को अगर हम ब्रीथिंग रेट से मल्टीप्लाई करें तो 1 मिनट की मात्रा आ जाएगी, वो तो सेम ही रहेगी। जब क्वेश्चन में बोला ही है कि टीवी और आरआर सेम रहेंगे तो ये तो सेम रहेगी। तो इसने क्या बोला, मिनट संवातन कम हो जाता है। गलत बात होगी, मिनट संवातन तो सेम रहना चाहिए। एफिशिएंसी जो है गैसेस एक्सचेंज की कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये वाली बात भी सही हो गई। तो ए सही है, बी सही है और डी सही है। ऐसा हमारे सामने सेकंड ऑप्शन में मेंशन है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पूछा है। उपकला ऊतक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला बोला है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक नॉन सेलुलर लेयर है, आधार झिल्ली एक गैर कोशिकीय परत है। सब लोग जानते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू के बीच में होती है। बेसल लेमिना और फाइब्रस लेमिना दो इसके पार्ट होते हैं। जो उपकला ऊतक सीक्रेट करता है, ठीक है, वो बेसल लेमिना, और जो कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट करता है वो फाइब्रस लेमिना। क्योंकि इसमें सेल नहीं होती तो हम इसको अकोशिकीय परत मान सकते हैं। तो सही हो गया। गैप जंक्शन में आयनिक संचार होता है, यानी आयनिक कम्युनिकेशन होता है। सही बात है, गैप जंक्शंस में आयंस जो है वो प्रवाहित होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन का काम करते हैं। सही है। एडहेरिंग जंक्शंस जो है वो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं किसको, एपिथेलियम टिश्यू को। सही बात है। एडहेरिंग जंक्शन क्या करते हैं, जो नेबरिंग सेल हैं या जो आसपास की सेल्स हैं उन्हें सबको साथ में रखने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से जो एपिथेलियम टिश्यू है उसे एक तरह का यांत्रिक मजबूती प्रदान होती है। तो ये बात भी एकदम सही है। आगे बोला है कि ग्रंथिल उपकला में घनाकार और स्तंभाकार कोशिकाएं नहीं होती। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स नहीं होती। ये बात हो गई गलत। अगर आपने पढ़ा होगा तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम इन्हीं का ही तो मॉडिफिकेशन है, तो ये बात हो जाती है फोर्थ गलत। 1, 2, 3 जो सही है ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए यहां पर हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, आंसर नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, किसके रिगार्डिंग दे रखे हैं, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के रिगार्डिंग दे रखे हैं। शिथिल संयोजी ऊतकों के संबंधित आपके सामने कथन है। पहला कथन है एरोलर टिश्यू एक्ट होता है एक पैकेजिंग टिश्यू के तौर पर ऑर्गन्स के बीच में, यानी कि जो ऑर्गन्स है उनमें एज ए पैकेजिंग टिश्यू के तौर पर एरोलर टिश्यू हमें देखने को मिलता है। सही बात। एडिपोज टिश्यू में बड़े साइज की फैट स्टोरेज सेल्स होती हैं जिन्हें हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। सही बात है। रेटिकुलर फाइबर्स में रेटिकुलिन प्रोटीन पाया जाता है, ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से। सही हो गया। रेटिकुलर टिश्यू सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है लिम्फॉइड ऊतकों का, तभी हम इसको लिम्फॉइड टिश्यू भी बोल देते हैं। तो ये बात भी हमारी सही हो गई। मास्ट सेल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं हिस्टामिन के सीक्रेशन में, ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि मास्ट सेल्स जो है वो हिस्टामिन का क्या करते हैं, सीक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात भी सही हो गई। तो इसमें लगभग सारे ही ऑप्शन हमारे सही है। सारे ऑप्शन जहां सही दे रखे हैं A, B, C, D, E, तो हम यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चली जाएंगे। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया इसमें, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाइए। एक डायग्राम आपके सामने यहां पर दे रखा है, आप इस डायग्राम को देखते ही समझ चुके होंगे कि ये जो बोन है, लॉन्ग बोन का जो डायफाइसिस वाला पार्ट है, लॉन्ग मेमिलिन बोन का डायफाइसिस वाला जो पार्ट है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हमें दे रखा है। सबसे पहले अगर मैं इन संरचनाओं की बात करूं तो एक्स पर कौन है, एक्स पर है हैवर्सियन कैनाल, एक्स पर हो गई हैवर्सियन कैनाल। वाई जो है वो है लेमिली, यानी कि मैट्रिक्स की कोसेंट्रिक लेयर्स हैं जो हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ होती हैं। इसे हम लिख सकते हैं हैवर्सियन लेमिली। ठीक है, और Z जो है वो क्या है, लेक्यूना है, यानी कि वो स्पेस है जिसमें कौन पाई जाती हैं, ऑस्टियोसाइट्स। तो ये ऑस्टियोसाइट्स हैं इस वाले में। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली आइडेंटिफाइज द लेबल स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर X कंटेन ब्लड वेसल। X कौन है, हैवर्सियन कैनाल, बिल्कुल सही बात है।
जो बोन की जो मैट्रिक्स होती है, बोन जो होती है वो वेस्कुलर होती है, क्योंकि हैवर्सियन कैनाल में ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है वो जाती हैं। तो बिल्कुल हो गया ए हमारा सही। स्ट्रक्चर वाई कंसिस्ट ऑफ कोसेंट्रिक लेयर ऑफ बोन मैट्रिक्स, यानी कि जो वाई है हैवर्सियन लैमेली है यहाँ पर, और इसमें बोन मैट्रिक्स की कोसेंट्रिक लेयर्स हैं, तो बी वाली बात भी हमारी क्या हो गई, सही हो गई। स्ट्रक्चर जेड, जेड कौन है, लेक्यूना, इसमें कौन पाई जाती है, ऑस्टियोसाइट, सही बात होगी, ऑस्टियोसाइट मिल रही है। स्ट्रक्चर वाई जो है वो स्पंजी बोन में एब्सेंट है, हैवर्सियन कैनाल जो है या हैवर्सियन लैमेली जो है, बोन की मैट्रिक्स की जो कोसेंट्रिक लेयर्स हैं, ये स्पंजी बोन में नहीं मिलती। स्पंजी बोन में मैट्रिक्स इरेगुलर कॉलम्स में सीक्रेट होती है, जिन्हें ट्रेबेक्यूली कहते हैं। तो स्ट्रक्चर वाई जो है वो एब्सेंट होगा स्पंजी बोन में, ये बात भी हमारी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर आंसर जो लगाना है, आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो हमारा सही आंसर यहां पर क्या हो जाता है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां पर आपके सामने एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दे रखा है, हमें इन ऑप्शंस के रिगार्डिंग पहचानना है। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको लेबल करना हो तो आप ऑप्शन से मैच कीजिए। अगर आप यहां पे पहले लेबलिंग करेंगे और हो सकता है यहां पर कुछ अलग दे रखा होगा तो आपको डबल टाइम लग जाएगा। तो पहले आप लेबल्स के हिसाब से पढ़िए। एक्स पे कह रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी, एक्स पे पल्मोनरी आर्टरी बता रहा है। अब आप खुद सोचिए, एक्स पर यहां पर अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं तो पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा है और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी 100 है। पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुसीय जो धमनी होती है, आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा होता है। तो ये तो कभी उसमें ऑक्सीजन जो है उसकी हीमोग्लोबिन संतृप्तता 100% तो हो नहीं सकती, तो ये पहला ही ऑप्शन यहां पर गलत हो गया। एक्स को बोल रहा है सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी का मतलब जो हमारे टिश्यू को क्या देती है, ब्लड देती है, उसमें ऑक्सीजनित रक्त बहता है। तो एक बार के लिए हम इसको एक्स को सही माने, आगे देखते हैं। वाई कह रहा है पल्मोनरी आर्टरी, वाई को क्या बोल दिया इसने, पल्मोनरी आर्टरी बोल दिया। पल्मोनरी आर्टरी पे क्या मान लिया, वाई। पल्मोनरी आर्टरी किसको ब्लड देती है, आपके टिश्यू को देती है, तो इसमें हीमोग्लोबिन संतृप्तता क्या हो सकती है, कम हो सकती है। जेड को बोल दिया पल्मोनरी वेन। अब जेड पल्मोनरी वेन, क्या आप खुद सोचो सबसे नीचे आ सकती है क्या, पल्मोनरी वेन तो कलेक्ट कर रही है ब्लड, कहां से, लंग्स से, तो वो सब उसमें हीमोग्लोबिन प्रतिशत संतृप्तता या हीमोग्लोबिन परसेंटेज सैचुरेशन या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो ज्यादा होगा ना, यहाँ पे क्या बोल दिया उसे, कम बोल दिया, तो सेकंड ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। थर्ड पढ़ते हैं। एक्स को बोल दिया पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन जैसा मैंने आपको बताया, पल्मोनरी वेन कलेक्ट कर रही है तो उसमें जो है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगी और यहां पर भी सबसे ज्यादा है। वाई को बोल दिया सिस्टेमिक वेन। सिस्टेमिक वेन का मतलब हो गया जो टिश्यू से या ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट कर रही है, तो उसमें हीमोग्लोबिन संतृप्तता कम हो गई। देखो जेड में और ज्यादा कम हो गई, क्योंकि जब एक्सरसाइज होती है तो ऑक्सीजन की जो अनलोडिंग होती है वो कितनी होने लग जाती है, 15 ml होने लग जाती है। सामान्य परिस्थितियों में 100 ml ऑक्सीजनित रक्त कितना ml ऊतकों को देगा, 5 ml, पर एक्सरसाइज के दौरान कितना देने लग जाएगा, 15 ml। तो थर्ड ऑप्शन में लेबलिंग एकदम सही है, तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा आंसर है। फिर यहां पर एक्स को बोल दिया इसने लेफ्ट वेंट्रिकल, और वाई को बोल दिया राइट वेंट्रिकल, और जेड को बोल दिया सिस्टेमिक आर्टरी। अब यहां पर आप देखिए जेड में, आर्टरी में इतना कम थोड़ी हो सकता है ऑक्सीजन सैचुरेशन, किसके कंपेयर में, राइट वेंट्रिकल के कंपेयर में, क्योंकि यहां तो ऑक्सीजनित रक्त है और यहां पे कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, तो ये इधर आता तो फिर भी हम इसको कंसिडर कर सकते थे, इसलिए फोर्थ भी हमारा हो गया गलत। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कॉकरोच के, उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने दे रखे हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का है, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो डायरेक्टली डूबे रहते हैं हीमोलिम्फ में। परिसंचरण तंत्र खुला प्रकार का होता है, जिसमें आंतरिक अंग सीधे हीमोलिम्फ में डूबे रहते हैं। सही बात है, ये तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो डॉर्सल वेसल है उसमें सीरीज होती हैं चैम्बर्स की और उनमें ऑस्टिया पाया जाता है। यहां पर बात हो रही है कॉकरोच के डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट की, जो मिड लाइन पर होता है थोरैक्स और एब्डोमेन के, और हर में आप जानते हैं आपको 2 ऑस्टिया मिलेंगे हर चैम्बर के अंदर, 13 टोटल चैम्बर्स होते हैं। तो ये बात भी हमारी बी वाली बात भी सही हो जाती है। हीमोलिम्फ जो है कॉकरोच का वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये बात हो जाती है गलत, क्योंकि जो हीमोलिम्फ होता है कॉकरोच का उसमें जो श्वसन वर्णक है या जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो नहीं पाया जाता, और ये कह रहा है कि हीमोलिम्फ में रेस्पिरेटरी गैसेस में इन्वॉल्व है, तो गलत हो गया ना ये तो। ब्लड साइनस जो है वो रिप्लेस कर देते हैं किसको, कैपिलरीज को,
कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम में। तिलचट्टे के परिसंचरण तंत्र में केशिकाओं के स्थान पर रक्त पात्र होते हैं, बिल्कुल सही है। कैपिलरीज होती नहीं है क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता ही क्या है, कैपिलरीज की जगह पे कौन आ जाते हैं, साइनस आ जाते हैं, तो सही बात होगी। सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है मेनली ट्रांसपोर्ट में न्यूट्रिएंट्स के, वेस्ट के और हार्मोन के, तो ये बात भी हमारी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो ए बी डी ई फर्स्ट ऑप्शन पे ही हमें हमारा सही आंसर मिल जाता है, ठीक है। इसलिए हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मैचिंग का क्वेश्चन है, कॉलम मैच करना है, एक तरफ गैस है जिस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होती है वो है, और वो उसकी स्पेसिफिक साइट है। तो यहां पर अगर आप लोग मैचिंग देखिए, ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ में जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ में जाएगी, तो ए के साथ में हम लोग क्या लगा सकते हैं, आर। और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन होगा वो कब होगा, जब हाई PO2 होगा, तो हम यहां पे लगा सकते हैं 1। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेन कैरियर फॉर्म है वो किसके रूप में जाएगी, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में, तो बी के साथ में हम लोग लगा सकते हैं P। और बाइकार्बोनेट आयंस का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो प्लाज्मा में होगा, तो हम लगा सकते हैं 3। अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके, और वहां पर जो बाइंडिंग होगी वो ग्लोबिन पार्ट के साथ में होगी, किसकी, CO2 की। तो यहां पर हम C के साथ में लगा सकते हैं Q, और Q लगा सकते हैं, और Q के साथ में हम लोग लगा सकते हैं 2, AR1 BP3 और CQ2। AR1 है नहीं, गलत हो गया, AR1 BQ2 और CP3, ये हमारा सेकंड ऑप्शन में आंसर जो है वो सही आ जाता है, इसलिए हम आंसर कौन सा लगाएंगे, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेस्ट मैचिंग जो है वो यही है इसकी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट है पेरिकॉन्ड्रियम में वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, पेरिकॉन्ड्रियम में पाया जाता है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो डेंस इर्रेगुलर दो जगह आ रहा है, थर्ड, सेकंड और थर्ड तो होंगे नहीं, इन दोनों में से आंसर होगा। आगे चलते हैं, फ्रॉग की आरबीसी में डैश है जो एब्सेंट है मैमेलियन आरबीसी में मोस्टली। अब हम जानते हैं वो चीज क्या है, मेंढक के मनुष्य की मतलब मेंढक की आरबीसी में तो मिल रहा है और मैमेलियन आरबीसी में वो एब्सेंट है, वो चीज क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है यहां पर दोनों में जा रहा है, आगे पढ़ते हैं। फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल एक्सपिरेशन के लिए इंसानों के अंदर, मनुष्य में सामान्य श्वसन के लिए जिम्मेदार बल फेफड़ों का डैश बल है। तो कैसा है, देखिए एक्सपायरेशन करते हैं तो एक्सपायरेशन में होता क्या है, एक्सपायरेशन में जो इससे पहले जो इंस्पायरेशन हुआ था उसकी वजह से जो मसल्स में इलास्टिसिटी स्टोर होती है उसका रिकॉइल होता है, यानी कि EICM जब कॉन्ट्रैक्ट होके ऊपर लेके जाती है हमारे थोरेसिक केज को, तो वो जब रिलैक्स होती है तो नॉर्मल से थोड़ी नीचे चली जाती है, इसको हम इलास्टिक रिकॉइल कहते हैं। और उसी इलास्टिक रिकॉइल की वजह से ही क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है। इस वाले में बोल दिया एक्टिव प्रोसेस है तो गलत हो गया ना, एक्सपायरेशन तो एक्टिव होता ही नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर अब कौन सा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारा 55 में आंसर कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आपके सामने स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, अब आपको एक्सप्लेन कर रहा है केमिकल रेगुलेशन में कौन अपना रोल सही ढंग से निभाता है। तो CO2 कंसंट्रेशन में जब इंक्रीमेंट होगा तो ये स्टिमुलेट करेगा रेस्पिरेटरी सेंटर को, जिसकी वजह से ब्रीथिंग रेट बढ़ेगी। पहला ही आंसर हमारा सही बैठ गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं होता, रूल नहीं है, गलत हो गया ये। न्यूरल इंपल्सेस जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, ये इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग मूवमेंट को रेगुलेट कर रहा है, नहीं, कॉन्शियस ब्रीथिंग को हमारा जो प्रमस्तिष्क वल्कुट है या सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो रेगुलेट करता है, इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग जो है वो रेगुलेट नहीं करता, गलत हो गया। रेस्पिरेटरी सेंटर्स कह रहे हैं इनसेंसिटिव है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए, गलत बात होगी। H+ आयन कंसंट्रेशन जब बढ़ती है, pH जब घटता है, तब रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं और उनकी वजह से ब्रीथिंग रेट बढ़ने लग जाती है, तो ये भी हो गया, गलत हो गया। सेंसिटिव है, इनसेंसिटिव नहीं है। आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स यहां पर पता लगाने हैं। जैसे कि कॉकरोच बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा को, तिलचट्टे संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, सही बात है। हीमोलिम्फ जो है कॉकरोच का उसमें है कलरलेस प्लाज्मा, हीमोलिम्फ ऑफ कॉकरोच कंटेन कलरलेस प्लाज्मा, तिलचट्टे के हीमोलिम्फ में रंगहीन प्लाज्मा पाया जाता है, सही बात है। फ्रॉग शो कर रहा है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, मेंढक में अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है, सही बात है। साइनस विनस जो है फ्रॉग में वो कलेक्ट करता है ब्लड, कहां से कलेक्ट करता है, साइनस विनोसिस जो है फ्रॉग में कलेक्ट करता है ब्लड बॉडी से, उनको एट्रियम में जाने से पहले, सही बात है। कॉकरोच रेस्पायर कर रहा है बुक लंग से, गलत बात है।
तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कितने सही हो गए, ए सही हो गया, बी सही हो गया, सी सही हो गया, डी सही हो गया। टोटल कितने सही हो गए, 4 सही हो गए। 4 कहां दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। The cause of death during carbon monoxide poisoning in winter due to the use of charcoal based heating system in closed room। सर्दियों में बंद कमरे में लकड़ी के कोयले से चलने वाले हीटिंग सिस्टम के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण होने वाली मृत्यु का क्या कारण हो सकता है। देखिए होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में जब रिएक्ट करती है तो वो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन कर देती है। ऑक्सीजनेशन तो नॉर्मल होता है जब ऑक्सीजन जुड़ती है, पर ऑक्सीडेशन में Fe+2 किस में बदल जाता है, Fe+3 में बदल जाता है। ये एक तरह का परमानेंट स्टेबल कंपाउंड है जिसे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो फ्री हीमोग्लोबिन था, जो ऑक्सीजन के परिवहन में इन्वॉल्व था, वो अब फ्री नहीं रहता। तो इस वजह से क्या होती है, बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है और इसी कंडीशन को एस्फेक्सिया कह सकते हैं या दम घुटना हम इसको बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। तो डेथ का कारण पहले ही ऑप्शन में हमें मिल जाता है। सेकंड, ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन टिश्यू को ज्यादा मिलने से डेथ हो रही है, गलत बात हो गया। लेस अवेलेबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेन टिश्यू से, तो ये भी बिल्कुल महागलत हो गया। बाइकार्बोनेट आयन का ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है आरबीसी में, तो इसका भी डेथ से कोई लेना देना नहीं है। तो सही ऑप्शन जो है हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपके सामने यहाँ पर गॉबलेट सेल सब जानते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर ग्लैंड आपके सामने दे रखी है। तो अब आपको इसके रिगार्डिंग सही कथन बताना है। गॉबलेट सेल्स जो है वो कह रहा है कि मॉडिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम सेल है, सही बात है। ये म्यूकस को सीक्रेट करती हैं ताकि एपिथेलियल लाइनिंग को क्या कर सके, लुब्रिकेट कर सके, सही बात है। ये जो एपिथेलियम है वो एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन में इन्वॉल्व है, सही बात है। इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है किसमें, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, तो ये बात यहां पर हो जाती है गलत। इंटरकैलेटेड डिस्क की बात कार्डिक मसल्स के अंदर होती है। ए बी सी सही है, और ए बी सी जो है वो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इन एन एक्टिवली स्विमिंग फ्रॉग सबमर्ज इन वाटर फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज ऑब्लिक आर मोस्ट लाइकली। लंबे समय तक जल में सक्रिय रूप से तैरते हुए मेंढक में निम्न में से कौन से परिवर्तन होने की संभावना है। देखिए वो पानी में तैर रहा है, तो पानी में तैर रहा है तो उसमें ब्रीथिंग का जो मोड है वो स्विच होने लगेगा स्किन की तरफ, क्यूटेनियस फॉर्म से वो मॉइस्ट स्किन से ब्रीथिंग करने लग जाएगा। पल्मोनरी रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लंग्स का यूज यहाँ पर है नहीं, सही है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा और वो मेजर मोड बनेगा गैसेज एक्सचेंज का, सही है। बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, नहीं, बक्कोफेरेंजियल तो कहां होता, जब वो जमीन पे होता, तो ये बात हो गई गलत। स्किन जो है वो मॉइस्ट कंडीशन में रहेगी इफेक्टिव गैसेज एक्सचेंज के लिए, तो सही हो गया। तो यहां पर एबीडी सही हो जाता है और एबीडी थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा यहां पर आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। Regarding the forewings and hindwings of cockroach, consider the following statement। तिलचट्टे के अग्र पंखों और पश्च पंखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Forewings are thick, leathery and called tegmina। अग्र पंख मोटे चमड़े जैसे होते हैं, इन्हें tegmina कहा जाता है, सही बात है। Hindwings membranous है और ये यूज हो रहे हैं किसके लिए, फ्लाइट के लिए, सही बात है। Both forewing and hindwing take equal part इन फ्लाइट। ये कह रहा है कि अग्रपंख और पश्चपंख दोनों उड़ने में समान रूप से योगदान करते हैं, गलत बात हो गई, क्योंकि उड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल वाले कौन से पंख हैं, हाइंड विंग ही तो है। फोरविंग्स प्रोटेक्ट करते हैं डेलिकेट हाइंड विंग्स को जब कॉकरोच रेस्ट करता है, तो सही बात हो गई। यहां पर भी ए बी डी जो है वो सही हो जाते हैं और ए बी डी फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फ्रॉग आर करेक्ट। मेंढक के संबंध में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं। देखिए पहला है, फ्रॉग जो है वो यूरियोटैलिक एनिमल है एडल्ट स्टेज में, सही है, क्योंकि इसका लार्वा जो है वो अमोनोटैलिक है, तो पहला सही हो जाता है। रेस्पिरेशन जो फ्रॉग का में होता है वो कह रहा है कि ड्राई स्किन से और लंग से और बक्कोफेरेंजियल कैविटी से होता है, गलत बात है। स्किन जो है वो कैसी रहनी चाहिए, मॉइस्ट, यहाँ पर ड्राई आ गया तो इसलिए हो गया गलत। फीमेल फ्रॉग में दोनों किडनीज जो है वो फंक्शनली कनेक्टेड हैं, किससे, ओवरी से, नहीं, फंक्शनली कनेक्टेड नहीं होती ओवरी से। नाइट्रोजन वेस्ट जो है फ्रॉग में वो एक्सक्रेटेड होता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से, गलत बात हो गई, किडनी वहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। पेनक्रियाज जो है फ्रॉग में वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, सही बात है। फ्रॉग में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं जो ब्रेन से अराइज हो रही हैं, सही बात है। तो ए सही है,
ई सही है, एफ सही है। टोटल कितने सही है? 3 सही है। 3 कहां दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आप आ जाइए, मैचिंग है यहां पर। इधर कुछ आयतन दे रखे हैं और उधर उनकी डेफिनेशन दे रखी है। टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम आप देखोगे तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के दौरान जो वायु की मात्रा जो हम इनहेल कर रहे हैं वो कौन हो गई? टीवी हो गई। ऐसे ही नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान जो एक्सेल करते हैं वो भी क्या हो जाती है? टीवी हो जाती है। तो ए के साथ क्या मैच करना चाहिए? ए के साथ होना चाहिए क्यू। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा मात्रा है हवा की जो हम इंस्पायर करते हैं नॉर्मल एस्पायरेशन के बाद, आफ्टर नॉर्मल एस्पायरेशन। तो बी के साथ क्या मैच होना चाहिए? बी के साथ मैच होना चाहिए आर। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी होती है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर फोर्सफुली आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। यानी कि जब आपने डीप इंस्पिरेशन कर रखा है, अब आप मैक्सिमम कितनी हवा बाहर निकाल सकते हो जिसमें आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी कर रहे हो। तो अब आप क्या क्या बाहर निकाल सकते हो? आईआरवी, टीवी और ईआरवी। तो ये जो तीनों का टोटल है यही कौन है? वाइटल कैपेसिटी। तो सी के साथ में किसकी मैचिंग हो जाती है? पी की। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? जो हवा की मात्रा रह जाती है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स के अंदर, वो कौन है? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो डी के साथ मैच हो रहा है एस। ए क्यू सी पी बी आर डी एस। ए क्यू बी आर सी पी डी एस। पहले में हमें हमारा सही आंसर मिल गया। यहां पे आर आ गया, गलत हो गया। यहां पे एस आ गया, गलत हो गया। यहां पर ए क्यू बीपी आ गया, बी मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैच कर रहा है बी के साथ, तो गलत हो जाता है यहां पर, है ना। तो सही आंसर हमारा फर्स्ट हो गया। तो आंसर हो गया हमारा यहां पर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते। अर्थ फॉर्म में कह रहा है कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये मॉइस्ट बॉडी सरफेस से होता है। केचुए में गैस विनिमय नम शरीर की सतह के माध्यम से होता है। तो अर्थ फॉर्म में हम जानते हैं क्यूटेनियस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन है, तो ये बात हो जाती है सही। अर्थ फॉर्म में गिल्स है स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो ये बात हो जाती है गलत। ये सही हो गया, ये गलत हो गया। तो कथन प्रथम सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। तो ये थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा यहां पर सही आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता किसी का भी गलत हुआ होगा। अब देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक 45 साल का ओल्ड वर्कर है जो काम करता है ऐसी फैक्ट्री में जहां पर स्टोन क्रशिंग होती है या पत्थरों को तोड़ा जाता है ना। और अब धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, सांस फूलने की उसको शिकायत है, डिस्पनिया है उसको। चेस्ट इमेजिंग शो करती है। जब हमने एक्सरे कराया तो छाती की जांच में आया कि जो फेफड़ों का ऊपरी भाग है वहां पर फाइब्रोसिस हमें देखने को मिला है अपर लोब्स ऑफ लंग में। तो अब क्या हो सकता है? तो देखिए, आप स्टोन फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो पीड़ित हो सकता है व्यवसायिक श्वसन रोध से, यानी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का ही एग्जांपल कौन है? सिलिकोसिस है। तो संभावित रोग सिलिकोसिस हो सकता है, ठीक है। द कॉजेटिव एजेंट लीडिंग टू क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस। अब क्या होगा, जब वो लंबे टाइम तक वहां पे रहेगा तो क्या होने लगेगा, उसके लंग्स में फाइब्रोसिस होने लगेगा। जब एपिथेलियम टिश्यू डैमेज होगा तो कनेक्टिव टिश्यू का जमाव वहां पे होने लगेगा, तो बिल्कुल क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा और फाइब्रोसिस वहां पे हमें देखने को मिलेगा। तो बी वाली जो बात है ये भी सही हो जाती है। ये जो कंडीशन है वो एम्फाइसीमा कहलाती है? नहीं, ये तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। एम्फाइसीमा में तो सिगरेट स्मोकिंग या इस तरह की कोई बात लिखता तो हम मानते, तो सी वाला क्या हो जाता है? गलत। सिमिलर पैथोलॉजी यानी सेम ही तरह की आपको चीजें देखने को मिलेगी उनके साथ में भी जो कोयला खदानों में काम कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलर पैथोलॉजी में भी सीन इन कोल माइनर्स एक्सपोज्ड टू इनऑर्गेनिक डस्ट। इसी प्रकार की विकृति कोयला खदानों में काम करने वालों में भी देखी जा सकती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो भी एक तरह का ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है। तो आपका ए सही है, बी सही है और डी सही है। ए बी डी सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो इसीलिए हम यहां पर किसके साथ जाएंगे? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। In Periplaneta Americana, consider the following statement regarding the reproductive system. Reproductive system के लिए आपको कॉकरोच में सही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। मेल में कह रहा है ए पेयर ऑफ मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो हेल्प करती है स्पर्मेटोफोर के फॉर्मेशन में। तो गलत बात हो जाती है, पेयर नहीं होती, एक ही मानना है हमें, ठीक है। एजैकुलेटरी डक्ट है वो ओपन हो रही है मेल गोनोपोर में, जो लोकेटेड है वेंट्रली 9th एब्डोमिनल सेगमेंट पे। 9th स्टर्ना पर ही जो है एजैकुलेटरी डक्ट खुलती है। तो बी बात हो जाती है सही। फीमेल में जो स्पर्मेथिका है वो स्टोर करता है रिस्पॉन्सिबल स्पर्म्स को कॉपुलेशन के बाद, तो सही है। कॉपुलेशन में स्पर्मेटोफोर जो मेल कॉकरोच है वो फीमेल कॉकरोच में रिलीज कर देता है, वहां से स्पर्म्स रिलीज होते हैं और वो किनको भर देते हैं? स्पर्मेथिका को। तो स्पर्मेथिका में
कॉपुलेशन के बाद में स्पर्म का स्टोरेज हो जाता है, तो सही बात है। ऊथी का फॉर्मेशन जो है वो यूट्रस के अंदर होता है, यूट्रस जो है वो वहां पर नहीं होता कॉकरोच में, तो ये हो जाता है गलत। तो हमारे जो सही ऑप्शन यहाँ पर आए वो आया बी और सी, और बी और सी कहां दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा आंसर लगाएंगे? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, एडल्ट फ्रॉग में कौन सी स्ट्रक्चर करेक्टली मैच हो रही है उसके फंक्शंस के साथ में? तो टिम्पैनम जो है वो हियरिंग में अपना रोल प्ले करता है, तो सही बात हो गई। क्लोइकल रेस्पिरेशन फ्रॉग में हम नहीं मानते, गलत बात हो गई। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की जिम्मेदारी आंखों का प्रोटेक्शन है, गलत बात हो गई। हाइंड लिम्स में कह रहा है कि ग्रास्पिंग फूड को नहीं, तो हाइंड लिम्स जो है उनका यहाँ पे जो खाने को पकड़ने का काम है ये उसकी बाइलोब्ड टंग का है, यहाँ पे हाइंड लिम्स की बात कर रहे हैं, तो गलत हो जाता है। तो सही आंसर 67 में हम कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following pair is correctly matched in the reproductive system of cockroach? तो कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा मैच सही है? मशरूम ग्लैंड जो है वो कह रहा है कि शुक्राणु के पोषण में मदद करती है, सही है। मशरूम ग्लैंड्स में जो शॉर्ट ट्यूब्यूल्स होती हैं वो फ्लूइड बनाती हैं जो स्पर्मेटोफोर्स में जो स्पर्म्स हैं उनका न्यूट्रिशन के लिए, तो ये वाली बात हमारी क्या हो जाती है? सही हो जाती है। स्पर्मेथिका को कह रहा है कि ऊथिका बनाने में मदद करता है, गलत बात हो गई। कोलेटेरियल ग्लैंड में स्पर्म बनाने की बात कर रहा है, गलत बात हो गई। टेस्टिस जो है वो ओविडक्ट में ओपन बता रहा है, गलत बात हो गई। तो 2, 3, 4 गलत हैं, तो सही आंसर हमारा यहां पर हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है आपको कॉकरोच और फ्रॉग के रिगार्डिंग। कॉकरोच का जो एब्डोमेन है उसमें 11 सेगमेंट बता रहा है, फ्रॉग के ट्रंक में ये लिम्स बता रहा है। ठीक है, अब कॉकरोच के एब्डोमेन में 11 सेगमेंट बता रहा है, पर अब इसने कॉकरोच लिख दिया नॉर्मली, तो हम किसकी बात मानेंगे? एडल्ट कॉकरोच की, और वहां पे कितने एब्डोमिनल सेगमेंट मानते हैं? 10, तो ये बात हमारी हो जाती है गलत। कॉकरोच के थॉरेक्स में 3 सेगमेंट बता रहा है और फ्रॉग के ट्रंक में कह रहा है कि गर्दन नहीं होती, तो ये बात हो जाती है सही। कॉकरोच के हेड में टांगे बता रहा है, तो गलत हो जाता है। कॉकरोच के थॉरेक्स में कह रहा है कि केवल पंख होते हैं, नहीं भाई टांगे भी होती हैं। और फ्रॉग के ट्रंक में कह रहा है केवल 4 लिम्स होते हैं, तो ये बात हो जाती है गलत। सही ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाता है? सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब Which of the following statement बेस्ट एक्सप्लेन करता है टिश्यू की जरूरत को जो मल्टी सेलुलर में होती है? पहला, टिश्यू के कारण कह रहा है कि जो डिफ्यूजन की जो रेट है वो बढ़ जाती है, तो इस तरह से यहां पर कुछ टिश्यू का रोल नहीं है, तो ये हो जाता है गलत। टिश्यू जो है वो केवल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए चाहिए होते हैं, ओनली लगा दिया, तो इस वजह से ये वाली बात भी हो जाती है गलत। टिश्यू की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर होता है जिससे फंक्शंस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो ये बात हो जाती है हमारी सही। टिश्यू जो है वो इसलिए बन रहे हैं ताकि सेल के नंबर घटा सके, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं बैठा, तो ये वाली बात भी हो जाती है हमारी गलत। तो सही आंसर जो है हमारा यहाँ पर वो हो जाता है थर्ड ऑप्शन, इसलिए थर्ड ऑप्शन के साथ में हम लोग जाएंगे। Which of the following statement correctly justify the necessity of specialized respiratory system in multicellular organisms या एनिमल्स? निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट श्वसन प्रणाली की आवश्यकता को सही ठहराता है? तो देखिए, बॉडी साइज जब बढ़ रहा है तो ये कह रहा है डिक्रीज हो गया सरफेस एरिया, जिसकी वजह से डिफ्यूजन रेट बोले कम हो गई, तो ये बात भी आप जानते हैं कि ये बात हो गई गलत। सेल्स जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इतने बड़े हैं कि वो डायरेक्ट डिफ्यूजन को अलाउ नहीं करते, तो ऐसा भी नहीं है कि मल्टी सेलुलर में बहुत बड़े सेल्स हैं, तो बात गलत हो जाती है। सिंपल डिफ्यूजन जो हो रहा था बॉडी सरफेस से, अब वो इनसफिशिएंट हो गया है ऑक्सीजन डिमांड को पूरी करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस जो है सेल्स के और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में बढ़ चुकी है। इसलिए हमें स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए ताकि हम एफिशिएंटली हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा सके, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। मल्टी सेलुलर में कह रहा है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता जिसकी वजह से डिफ्यूजन नहीं होता, तो ये बात भी हमारी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है, क्योंकि मल्टी सेलुलर में तो हम भी आते हैं, तो हमारे में तो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो सही ऑप्शन है हमारा यहाँ पर 71 में थर्ड। तो हम किसके साथ जाएंगे? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। Which of the following statement regarding dense connective tissue is correct? सघन संयोजी ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सघन संयोजी ऊतक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो इरेगुलरली अरेंज हो रहे हैं, तो गलत बात हो गई। नियमित संयोजी ऊतक है तो इसमें तो कैसे होने चाहिए? रेगुलर वे में अरेंज होने चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। लिगामेंट में ज्यादा इलास्टिक फाइबर्स होते हैं टेंडन के कंपैरेटिवली, तो ये बात एकदम सही हो जाती है। टेंडन्स बोन को बोन से कनेक्ट कर रहे हैं, गलत बात होगी। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो डिफ्यूजन इन्वॉल्व बता रहा है, गलत बात हो गई। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा मिल गया? हमें सेकंड ऑप्शन मिल गया। बाकी के तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, मुझे नहीं लगता किसी का भी गलत हुआ होगा।
Which of the following changes is the most potent stimulus for increase the rate and depth of breathing in human? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन मनुष्य में श्वसन की दर और गहराई को बढ़ाने के लिए सबसे प्रबल प्रेरक है? डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड। तो देखिए आर्टेरियल ब्लड में जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटेगा तो इसका डायरेक्ट स्टिमुलेशन जो है रेस्पिरेटरी सेंटर पे हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। डिक्रीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन वीनस ब्लड में, तो डिक्रीज नहीं इंक्रीज होती और वो भी धमनी रक्त में आर्टेरियल ब्लड में तब होता, तो गलत हो गया। इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सीएसएफ एंड इन आर्टेरियल ब्लड, ये बात सही है, जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी सीएसएफ में भी और खास तौर पे किसमें, आर्टेरियल ब्लड में, इसकी वजह से जो है स्टिमुलेशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई हमारी सही। डिक्रीज वापस बोल दिया इसने, तो ये बात भी हो जाती है हमारी गलत। तो सही ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलें। Which of the following statements is most appropriate regarding the transport of CO2 in human blood? मानव रक्त में CO2 के परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो देखो मेजॉरिटी ऑफ CO2 जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होके हो रहा है, नहीं, किसके फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो पहला हो गया गलत। कन्वर्जन जो है CO2 का बाइकार्बोनेट में हो रहा है किसके अंदर, मेनली इन प्लाज्मा, नहीं, आरबीसी में होता है कन्वर्जन, फिर बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो बाहर चले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है CO2 का बाइकार्बोनेट के रूप में, ये जल्दी से रिमूव करवाने में मदद करता है CO2 को टिश्यू से, तो ये बात हो जाती है हमारी सही बात है। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होंगी तो तेजी के साथ में CO2 को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। CO2 ट्रांसपोर्ट में कह रहा है कि कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होती, नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज अपना काम करता ही है, इसलिए यहां पर हमारा जो आंसर हो गया वो कौन सा हो जाता है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following feature is most accurate for the epithelial tissue? निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता उपकला ऊतक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एपिथेलियल टिश्यू के लिए बेस्ट हमें छांटना है। ये कह रहा है कि ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंस होती है एपिथेलियल लेयर में, गलत बात हो गई। एपिथेलियम टिश्यू एवास्कुलर मानते हैं हम लोग। एबिलिटी जो है एपिथेलियम टिश्यू की डिवीजन होने की काफी तेज होती है, सही बात है, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू जो है वो जनरली सरफेसेस और कवरिंग्स पे इन सारी जगहों पर मौजूद होता है, तो उसके डैमेज होने की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए उसमें डिवीजन की जो स्पीड है वो फास्ट है, ज्यादा तेजी के साथ वो डिवाइड करता है, तो ये बात हो जाती है सही। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस बता दी एपिथेलियल सेल्स में, तो ये बात हो जाती है गलत। डायरेक्ट अटैचमेंट हो रहा है एपिथेलियम टिश्यू का मसल्स पे, तो ये वाली बात भी हो जाती है गलत। सही ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। Which of the following pair of compound epithelium उसकी लोकेशन के साथ में सही तरीके से मैच है, मतलब कंपाउंड एपिथेलियम की लोकेशन को मैच करना है उसके एग्जांपल के साथ में। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम को एल्विलाई की लाइनिंग पे बता दिया, बात हो गई गलत, क्योंकि वहां तो कौन है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बक्कल कैविटी, सही बात है। अकेरेटिनीकृत स्तरित शल्कित उपकला मुख गुहा में है, फेरिंग्स में है, वेजाइना की लाइनिंग में है और एनल कैनाल में है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पर बता दिया, बात हो जाती है गलत। केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम को वेजाइना पे बता दिया, गलत हो गया, क्योंकि कैसा है वेजाइना में, नॉन केरेटिनाइज्ड है, तो फोर्थ भी हो जाता है गलत। तो सही आंसर के साथ में हमारी जो मैचिंग है वो सेकंड ऑप्शन के साथ में बैठेगी, तो आंसर नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। स्पायरोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं हम डायरेक्टली मेजर करने के लिए कौन सी लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को यहाँ पर जो दे रखी है। तो देखो रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं मेजर कर सकते स्पायरोमीटर से, एफआरसी के अंदर फिर से रेजिडुअल वॉल्यूम आगे नहीं कर सकते, टोटल लंग कैपेसिटी में फिर से रेजिडुअल वॉल्यूम आ गई तो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, पर वाइटल कैपेसिटी को हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन आ गई, आईआरवी, टीवी और ईआरवी। तो सही ऑप्शन जो है वो कौन सा हो गया हमारा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। Which of the following statements regarding the reproductive system of frog is correct? मेंढक के प्रजनन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेल फ्रॉग में जो टेस्टिस हैं वो अटैच हो रहे हैं किडनी से, मिजोर्कियम से, और ओपन हो रहे हैं डायरेक्टली क्लोइका में। गलत बात होगी, डायरेक्टली थोड़ी होते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट के थ्रू अटैच खुलते हैं। फीमेल फ्रॉग में ओविडक्ट ओपन हो रही है किसके अंदर, यूरेटर में, गलत हो गई, ये डायरेक्टली ओपन होती है क्लोइका में, ये भी गलत हो गया। मेल फ्रॉग में वासा एफरेंशिया टेस्टिस को किडनी ट्यूब्यूल से कनेक्ट करने में मदद करती हैं, सही बात है। वासा एफरेंशिया जो निकलती हैं कहां से, टेस्टिस से, वो कहां जाती हैं, किडनी के अंदर, किडनी में जाके बिडर कैनाल में जाके ओपन होती हैं,
और बिडर कैनाल जो है इधर से रिसीव करती है। बिडर कैनाल एक लॉन्ग कलेक्टिंग डक्ट होती है जो इधर के नेफ्रॉन से रिसीव करती है यूरिन, और वहां से वो रिसीव करती है स्पर्म्स। तो ये थर्ड बिल्कुल सही बैठ जाता है। फर्टिलाइजेशन कह रहा है ओविडक्ट में होता है, नहीं, फर्टिलाइजेशन कैसा है, फ्रॉग में, एक्सटर्नल है, तो फोर्थ भी हो जाता है गलत। तो सही ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब मैमल्स में जो कॉम्पैक्ट बोन है वो बनाती है डायफाइसिस पार्ट किसका, लॉन्ग बोन का। सही बात है, कॉम्पैक्ट बोन कहां पे प्रेजेंट है, डायफाइसिस में प्रेजेंट है। स्पंजी बोन जो है वो प्रेजेंट होती है एपिफाइसिस पे लॉन्ग बोन की, और इसमें मैरो स्पेसेस होते हैं जो सीएसएफ से भरे हुए होते हैं। अब ये बात हो जाती है गलत, यहां पर माइलॉइड टिश्यू होता है और वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड का, ना कि सीएसएफ का। सीएसएफ का कहां होता है, प्लक्सिस में होता है, कोरोइड प्लक्सिस। तो स्टेटमेंट सेकंड हो जाता है गलत। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है और सेकंड क्या है, इनकरेक्ट। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वाइट इंस्पिरेशन में कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि एक नॉर्मल इंस्पिरेशन हो रहा है एक हेल्दी पर्सन में, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं उसके लिए कुछ इवेंट्स आपको यहां पर दे रखे हैं। इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम अकर बिफोर द एंट्री ऑफ एयर इनटू लंग्स। सही बात है, इसी की वजह से तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगी लंग्स में हवा की एंट्री से पहले। तो ये बात हो गई सही। नेगेटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है लंग्स में ईसीआईएम के रिलैक्सेशन से, नहीं, ईआईसीएम के कॉन्ट्रैक्शन से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये बात हो जाती है गलत। इंट्राप्लूरल प्रेशर और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा जब थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी। तो सही बात है, इंट्राप्लूरल प्रेशर जो प्लूरल कैविटी है उसके प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है तो प्लूरल मेम्ब्रेन्स भी थोड़ी दूर होती है, तो उनके अंदर जो प्रेशर है ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। पहले ही नेगेटिव होता है एक, तो और भी ज्यादा नेगेटिव हो गया जब हम इंस्पिरेशन करते हैं। तो ये बात हो गई सही। हवा जो है एंटर कर रही है लंग्स के अंदर, क्योंकि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ये कह रहा है इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, नहीं, बराबर हो गया तो कहीं से कहीं मूवमेंट नहीं होगा। हवा कब एंटर करती है, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया किसके कंपैरेटिवली, एटमॉस्फेयर के कंपैरेटिवली। तो ये बात हो गई गलत। तो सही है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड आप देखिए पहले ही ऑप्शन में हमें दे रखा है, इसलिए हम कौन से आंसर के साथ जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉग शो मिमिक्री इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मेंढक अपने प्राकृतिक आवास में अनुकरण दर्शाता है, असर्शन सही है। जो कलर है फ्रॉग का वो चेंज नहीं होता एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, गलत हो गया। कैमोफ्लेज शो करता है, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सीधा सा आंसर है इसका, इजी सा क्वेश्चन है ये। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अब यहां पर मैचिंग है किसकी, स्ट्रक्चर की, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की और उनकी एडेप्टिव सिग्निफिकेंस की। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दे रखे हैं कॉकरोच के, और वो जो एडेप्टेशन शो करते हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ का, ओमनिवोरस हैबिटेट का, नॉक्टर्नल बिहेवियर का, इसके साथ में हमें बताना है। यानी कि सिंपल सी बात है, कॉकरोच में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी बात हो रही है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी और वो क्या फायदा दे रहे हैं उसकी बात होगी। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखोगे तो सिंपल एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के तौर पर ये बनाया गया है ताकि आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाए। तो इसलिए मैचिंग एकदम सीधी है, कंफ्यूज नहीं किया है यहाँ पर, है ना। जैसे एंटीना है, तो एंटीना क्या है, एक पेयर है लॉन्ग मल्टी सेगमेंटेड फिलामेंटस एपेंडेजेस का, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड पे, और सेंसरी परसेप्शन में मदद करता है डार्क हैबिटेट के अंदर। तो ए बी फर्स्ट, एपी फर्स्ट। मैंडिबल्स जो है वो हार्ड काइटिनियस टूथ जॉ होते हैं जो च्यूइंग और ग्राइंडिंग में मदद करते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, एनल सर्काई जो है वो पेयर है सेगमेंटेड अपेंडेजेस का पोस्टीरियर एंड पर, जो एयर वाइब्रेशंस और प्रेडेटर्स को डिटेक्ट करने में कॉकरोच की हेल्प करता है। वॉकिंग लेग्स हैं वो लॉन्ग जॉइंटेड लेग है जहां पे स्पाइन और क्लॉ प्रेजेंट होता है, और ये फास्ट मूवमेंट में हेल्प करता है कॉकरोच के भाग जाने में। तो ये भी सीधी सी मैचिंग है। तो AP1 BQ2 CR थर्ड DS4, AP1 BQ2 CR थर्ड और DS4। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा यहां पर सही आंसर हो गया। ये एक तरह का जानकारी वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी है उसके रिगार्डिंग आपको यहां पर इस तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको पता थी वो भी है, और कुछ उनके फंक्शंस को भी यहां पर अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आगे आ जाइए। अब आपको यहां पर मैच करना है फ्रॉग और कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग दी गई बातों को। जैसे फ्रॉग के लिए हम लोग पहले मैच करते हैं। फ्रॉग में कह रहा है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, तो डॉर्सल साइड पर हॉलो नर्व कॉर्ड बिल्कुल, तो फ्रॉग के लिए हम लगा सकते हैं फर्स्ट, सही बैठ गया। वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ये फ्रॉग के लिए नहीं, ये किसके लिए हो गया, कॉकरोच के लिए। फिर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व ब्रेन से अराइज हो रही है, वापस किसके लिए सही हो गया,
फ्रॉग के लिए। सुप्राइजोफेगल गैंग्लिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है या प्रेजेंट होता है, ये बात किसके लिए सही हो गई? कॉकरोच के लिए। उसके बाद एएनएस जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंशिएट होता है, ये बात किसके लिए सही हो गई? फ्रॉग के लिए। सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया होते हैं जिनमें नर्व कॉर्ड होती है, ये बात किसके लिए सही हो गई? कॉकरोच के लिए। तो 3 फ्रॉग के लिए सही हो गए और 3 कॉकरोच के लिए सही हो गए। तो ए के साथ 1 3 5 1 3 5 और कॉकरोच के साथ सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे तो गलत है, तो आंसर हो गया हमारा यहां पर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर देखिए मैच द फॉलोइंग है। कॉकरोच में मेलफिजियन ट्यूब्यूल है, वो कहां ओपन होती है? तो देखिए मेलफिजियन ट्यूब्यूल जो है वो कहां ओपन होती है? हाइंड गट में ओपन होती है, ध्यान रखना। प्रेजेंट तो होती है हाइंड गट मिड गट के जंक्शन पर, ओपनिंग उसकी होती है हाइंड गट में, और मदद करती है एक्सक्रीशन में। किसको रिमूव करके? तो यूरिक एसिड को रिमूव करके मदद करती है, क्योंकि कॉकरोच का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है? यूरिक एसिड है। फ्रॉग में जो फंक्शनल एक्सक्रीटरी यूनिट है वो बेसिकली क्या है? नेफ्रॉन। और वो नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं किसकी फॉर्म में? यूरिया की फॉर्म में। ठीक है, फ्रॉग में जो डाइजेशन होता है प्रोटीन का वो कहां स्टार्ट हो जाता है? बेसिकली स्टोमक में। किसकी वजह से? गैस्ट्रिक जूस में मौजूद एंजाइम्स की वजह से, और गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम मदद करता है वो पेप्सिन होता है। तो यहां पर स्टोमक और यहां पर पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, कॉकरोच में एब्जॉर्प्शन है वो डाइजेस्टेड फूड का कहां होता है? तो मिडगट में होता है। ठीक है, तो बस हमें यही मिलाना है। हाइंडगट कहां कहां पर है? पहले में हाइंडगट आना चाहिए, तो देखिए फर्स्ट में नहीं है और थर्ड में नहीं है हाइंडगट। ठीक है, यूरिक एसिड, नेफ्रॉन, यूरिया, स्टोमक, पेप्सिन, मिडगट। सही ऑप्शन हमारा सेकंड पर ही मैच हो गया। यहां पर हाइंडगट और इसके साथ में यूरिया की बात हो गई, तो ये तो वैसे ही क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो हमारा यहां पर जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम का। करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है इसके रिगार्डिंग। तो ए नाम की जो स्ट्रक्चर है वो है एपिग्लॉटिस, और एपिग्लॉटिस जो होता है वो किसका बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का। ठीक है, ये कह रहा है कि ए जो है वो हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है, ए हाइलिन उपास्थि द्वारा निर्मित है, गलत बात हो गई। सी हेल्प करता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, फोर्स एक्सपायरेशन। तो देखिए सी जो है वो फोर्स एक्सपायरेशन में काम नहीं करेगा, उसमें काम कौन करेंगी? एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डी जो है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, T12 पर नहीं, डी बिल्कुल ट्रैकिया है पर T5 पर डिवाइड होता है, गलत हो गया। अब आप देखो बी जो है और ई जो है, ई कौन सा वाला फेफड़ा हो गया? ई वाला जो आपका लंग हो गया वो हो गया राइट लंग, और बी जो हो गया वो कौन सा हो गया? लेफ्ट लंग। ये कह रहा है बी छोटा है ई के कंपैरेटिवली, तो सही बात है। जो बी जो है उसमें 2 ही लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और राइट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। तो बी जो है वो स्मॉलर हो गया ना किसके कंपैरेटिवली? ई के कंपैरेटिवली। तो बी स्मॉलर हो गया ई के कंपैरेटिवली, तो फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। Which of the following statements are correct? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सिंपल एपिथेलियम मेनली इन्वॉल्व्ड है एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और फिल्ट्रेशन में, सही बात है। कंपाउंड एपिथेलियम का प्राइमरीली रोल जो है वो प्रोटेक्शन है, सही बात है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेस में हेल्प करती है, बिल्कुल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड आ गया ना, कंपाउंड एपिथेलियम है, तो मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस में कौन हेल्प करेगा? कंपाउंड एपिथेलियम ही करेगा, तो सही है। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हेल्प कर रहा है किसमें? बाइंडिंग में, किसमें? स्किन की अंडरलाइंग मसल से, तो सही बात है। एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है वो स्किन को किसमें चिपकाने में मदद करती है? मसल्स के साथ में, तो ये भी क्या हो जाता है? सही। तो हमारे सही हो गए ए बी सी डी। ए बी सी डी थर्ड ऑप्शन में दे रखे, तो सही आंसर हो गया हमारा यहां पर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 87। अरेंज करना है आपको इवेंट्स को ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग लंग्स टू टिश्यू करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कैसे कैसे हो रहा है उसके बेसिस में। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन
डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई इनटू पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड, तो सबसे पहले बी आना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन के बाद बाइंडिंग हो जाएगी, तो फिर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब ब्लड लीविंग, जो ब्लड लीव कर रहा है वो ऑक्सीजन में रिच हो जाएगा, तो फिर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। और फिर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी हीमोग्लोबिन से टिश्यू लेवल पर, तो फिर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो बी ए डी सी हमें ढूंढना है। और फिर लास्ट में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक सेकेंड, ई भी है इसमें, तो देखो दोबारा से करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होगा एल्वेलाई से पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड में, तो क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। फिर क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, तो फिर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। फिर क्या होगा, आप देख सकते हैं ब्लड जो लीव करेगा लंग से वो ऑक्सीजन में रिच हो जाएगा, तो फिर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। अब हम लोग देखें तो फिर क्या बचता है हमारा, बेसिकली सी और ई। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सिस्टमिक कैपिलरीज यानी जो टिश्यू की कैपिलरीज में पहुंचेगा पहले ऑक्सीजन ब्लड, तो सही बात है। तो फिर हमारा आना चाहिए, ई आना चाहिए। और फिर वहां से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, देन फिर हमारा क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो बी ए डी ई सी, बी ए डी ई सी हमें ढूंढना है। बी ए डी ई सी पहले में चला गया, आप देखो। तो सही आंसर जो है हमारा यहां पर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम इजीली यहां पर जा सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स यहां पर हमें दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शन हमें पता करना है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कह रहा है डिराइव हो रहा है मेसोडर्म से, सही बात है। और इसमें सेल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, धसे रहते हैं, सही हो गया। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मेनली जो इंक्लूड है वो एरियोलर और एडिपोज टिश्यू है, सही है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर जो है वो पैरेलल बंडल्स में अरेंज है और इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि तन्य शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये बात क्या हो जाती है, सही हो जाती है। कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं और ये लेक्यूनी में प्रेजेंट होते हैं और मैट्रिक्स जो है वो कंप्रेशन को रेजिस्ट करती है, तो बिल्कुल सही है, कार्टिलेज का फीचर हो गया ये। बोन मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स होते हैं, मिनरलाइज सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, और इसको हार्ड और रिजिड बना देते हैं, तो सही बात है। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें मैट्रिक्स नहीं होती और इसलिए हम उसको कनेक्टिव टिश्यू में क्लासिफाई नहीं कर सकते। ये ऐसा बोला है इसने, नहीं, ब्लड कौन है, कनेक्टिव टिश्यू है, हम इसको बिल्कुल किसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में कर सकते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हम इसको बोल सकते हैं, तो ये हो गया हमारा गलत। तो हमारे जो सही हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करेक्ट, पहले में हमें हमारा सही आंसर मिल गया। तो हम कौन से आंसर के साथ जा सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन के साथ में इजीली जा सकते हैं। फिर देखिए एट टिश्यू साइट, जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल, जहां पर एट टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो टिश्यू साइट की बात हो रही है, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर वहां पर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। और वहां पर वो किसका फॉर्मेशन करेगा, कार्बोनिक एसिड का, बाइकार्बोनेट का। तो कार्बोनिक एसिड जो है वो किस फॉर्म में मिल सकता है हमें, HCO3 माइनस प्लस H प्लस के रूप में मिल सकता है। और वहां आगे बात की एल्वुलर साइड की, जहां पर PCO2 कैसा होगा, लो, और किसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, वापस से वो अब टूट जाएगा किसमें, H2O, मतलब CO2 प्लस H2O में, तो CO2 प्लस H2। तो हाई के दो ऑप्शन है, ये दोनों गलत हो गए, SCO3H प्लस, लो और SCO3 गलत हो गया, हाई SCO3 प्लस H प्लस, लो और CO2 और H2O। सही ऑप्शन हमारा यहां पर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सीधा सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन एम्फाइसीमा की जानकारी आपको ढंग से प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है। तो देखिए एम्फाइसीमा के बारे में कुछ बातें यहां पर की गई है। एम्फाइसीमा में जो एल्वुलर वॉल है वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण बड़े साइज के एयर स्पेस बन जाते हैं और सरफेस एरिया घट जाता है और गैसेस एक्सचेंज भी प्रभावित होता है। इसका एक कॉज हो सकता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से अनकंट्रोल प्रोटीज एक्टिविटी होती है। देखिए होता क्या है कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स बनाती हैं इलास्टेज नाम का एंजाइम, और ये इलास्टेज एंजाइम जो लंग्स का जो इलास्टिक टिश्यू होता है उसको डैमेज करता है। इसको रोकने का काम करता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अब सिगरेट स्मोकिंग से एक तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का बनना भी कम हो जाता है और न्यूट्रोफिल्स की एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी वजह से जो है ज्यादा डैमेज देखने को मिलता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर, और एक्सपायरेशन जो है वो क्या होता है, प्रभावित होता है इस वजह से। तो अब दो डायग्राम भी आपके सामने शो कर रखे हैं, इसमें आप देख सकते हैं एल्वुलर सेप्टा है, यहां पर एल्वुलर सेप्टा गायब हो चुका है। डायग्राम सेकंड शो कर रहा है डिस्ट्रक्शन किसका, एल्वुलर सेप्टा का, जिसकी वजह से क्या बन गए हैं, रिड्यूस रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया हो गया है। तो ये बात एकदम सही हो गई। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नॉर्मली क्या करता है, प्रोटीज को इनहिबिट करता है
वुड अदरवाइज डैमेज लंग टिश्यू, जो किसको डैमेज करेगा, लंग्स टिश्यू को डैमेज करेगा। तो सही बात है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। प्रोटीज यानी इलास्टेज क्या है, प्रोटीज किसको कहते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। इलास्टेज भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ही है, तो प्रोटीज बोल सकते हैं हम लोग। तो बिल्कुल सही बात है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है किसको, प्रोटीज को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होंगे, लंग टिश्यू क्या होंगे, बेसिकली